एक ऐसा लड़का जिसे सिर्फ बेकार और कमजोर समझा गया, जिसे लोग सिर्फ एक कबाड़ी वाला कहते थे, क्योंकि उसका काम सिर्फ मोस्टर की लाशों के अंदर से काम की चीजों को निकालने का था, जो कि बहुत ही घिनौना होता है, जिसे किसी ने भी एक फाइटर के रूप में कभी देखा ही नहीं, जो सिर्फ दूसरों के रहम पर जीता था, जो बस गिल्ड के कोने में चुपचाप बैठा रहता था बिना किसी उम्मीद के। लेकिन आज वही लड़का सिर्फ एक वार में ऐसे एक मोस्टर को धूल चटा देता है, जिसे लोग बेकार समझते थे। आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन में ऐसे छलांग लगा देता है जैसे कि वो सिर्फ एक खेल हो। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ? क्या ये हमेशा से छुपा हुआ था, या किसी ने इसे एक नया जीवन दिया, या फिर दुनिया ही अंधी थी जो कि इसके असली रूप को देख नहीं पाई? कहानी शुरू होती है एन से। एन एक ऐसा लड़का जिसे अप्राइजर नाम की जॉब क्लास मिली थी, जो दुनिया में सबसे बेकार माना जाता था। कोई भी उसे एक यूजलेस इंसान से ज्यादा नहीं समझता था, लेकिन एक सपने देखने वाले लड़के की तरह वो भी एक एडवेंचर बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहता था। अब वो एक क्लिफ के सामने खड़ा है अपनी जान देने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका सपना था कि वो भी एक दिन अमीर बनेगा और दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो एक एडवेंचर पार्टी का सिर्फ एक गुलाम बनकर ही रह गया था। उनका सामान उठाना, लूट समेटना और बस थोड़ा सा पैसा कमा पाना, बस इतना ही उसकी जिंदगी में रह गई थी। इसके बाद हम थोड़ा पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पर पार्टी का स्वॉर्डमैन जोड और उसकी विजार्ड गर्लफ्रेंड जुलेन उसे एक बेकार इंसान की तरह ट्रीट करते थे। यन चाहे जितना भी मेहनत करी, उनके लिए वो सिर्फ एक फ्री का नौकर था। एक दिन जब जोड और जुलेन एक जायंट रैट मोस्टर से लड़ रहे होते, तब एन उनके पीछे खड़ा होकर बस देख रहा था। जब मोस्टर मर गया, तब उसका काम था लाश का इंस्पेक्शन करना और वैल्यूएबल चीजें निकालना, लेकिन एन के पास स्ट्रेंथ नहीं थी, जिस वजह से वो मोस्टर के दांत को भी नहीं खींच पा रहा था। जब उसने मदद मांगी तो जोड उस पर गुस्सा हो गया। उसने एक पत्थर उठाकर एन पर फेंक दिया और उससे कहा कि अगर तू इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता तो किसी पार्टी में होने का तेरा कोई भी हक नहीं है। एन अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। वो जानता था कि अगर इसने पार्टी से निकाल दिया तो कोई दूसरी पार्टी उसको कभी भी हायर नहीं करेगी। उसने अपना गुस्सा दबा लिया और जबरदस्ती मोस्टर के दांत को खींच लिए। थोड़ी देर के बाद वो दोनों जोड और नोलेन के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी उन्हें एक मोस्टर की लाश मिली। ये एक हेल हाउंड था। ये मोस्टर बहुत ही ताकतवर होता है और इनके पार्ट्स मार्केट में बहुत ही महंगे बिकते हैं। जोड और नोलेन बहुत ही एक्साइटेड हो गए होते हैं और इयन को तुरंत काम पर लगा दिया, लेकिन इयन को सिचुएशन थोड़ी अजीब लग रही थी। उसने जोड से कहा कि ये हेल हाउंड्स इस फ्लोर पर कैसे हो सकते हैं, ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं। लेकिन जोड बस हंस दिया, तो सोचना बंद कर और काम कर, ये सब तेरे पे स्केल से बाहर की बातें हैं। जुलेन भी हंसी और उसने बोला कि अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू भाग जा, और याद रखना बिना किसी पेमेंट के तुझे हमारी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाई और चुपचाप हेल हाउंड्स की लाश का डिसमेंटलिंग करने लगा। जब वो काम कर रहा था, तभी जोड और नोलेन को थोड़ी दूर पर एक और लाश दिखाई दी। जोड बहुत ही एक्साइटेड हो गया। येन चल उस लाश को अपराइज कर और उसमें से वैल्यूएबल पार्ट्स निकाल। लेकिन येन के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही होती है। गिल्ड के दिए गए मैप के मुताबिक ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। उसने जोड से कहा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन जोड चिल्लाया, अगर तू अब यहाँ से भाग गया तो तेरा पैसा भी गायब हो जाएगा और साथ में तेरी जॉब भी चली जाएगी। येन के पास अब कोई चॉइस नहीं होती है। उसने अपनी सारी फीलिंग अंदर ही दबा ली और चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। जब वो डंजन के एक और हिस्से में पहुंचे तो वहाँ पर हर जगह हेल हाउंड्स की लाशें बिखरी हुई थी। जुलेन और जोड इसे एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर ट्रोव समझ रहे थे, लेकिन सिर्फ येन को समझ में आया था कि ये एक ट्रैप है। उसने घबरा कर कहा, ये लाशें यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है? अगर किसी एडवेंचर ने इस हेल हाउंड्स को मारा होता तो वो वैल्यूएबल पार्ट्स को ले जाते। ये सब अनटच्ड है। लेकिन जोड और जुलेन सिर्फ लूट के बारे में ही सोच रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी और का शिकार बनने वाले थे। लेकिन अफसोस, छोटी सोच रखने वाला जोड लॉजिक समझने की अकल नहीं रखता। उसने येन को गुस्से से डांट दिया, बकवास बंद कर और काम कर। लेकिन तब येन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने आगे उंगली उठाई और थरथराती आवाज में बोला, हेल हाउंड्स। जोड और जुलेन ने पलट कर देखा और दोनों की जान सूख गई। एक पूरी हेल हाउंड्स की फौज उनकी तरफ दौड़ रही थी। उन सब के जबड़ों से खून टपक रहा था और तभी येन को समझ में आया कि ये जो मरी हुई हेल हाउंड्स की लाशें थी, ये किसी गैंग वॉर का शिकार बनी थी। जोड और जुलेन ने अपनी तलवारें छोड़ी और अपनी पतलून को गीली करने लगे। एक हेल हाउंड को मारना मुश्किल था और ये तो पूरा का पूरा झुंड था। ना वो इनसे लड़ सकते थे और ना ही इनसे बचकर भाग सकते थे। लेकिन तभी जोड के दिमाग में एक घटिया आइडिया आया। उसने जुलेन की तरफ देखा और बोला, हमारे बचने का एक ही तरीका है, येन को उनके सामने छोड़ दो। येन ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन बिना कोई वार्निंग दे जुलेन ने एक पैरालाइज स्पेल डाल दिया और येन जमीन पर गिर गया, बिल्कुल लाचार। उसके हाथ और पैर हिल भी नहीं रहते। जोड और जुलेन हंसते हुए भाग गए और पीछे से हेल हाउंड्स जोर जोर से भौंक रहे थे। एंजॉय लूजर, जोड चिल्लाया और वहां से भाग गया। येन का दिमाग अब भी हैजी था, उसका होश उड़ चुका था। लेकिन तभी एक हेल हाउंड ने उसके हाथ को अपने तीखे दांतों से चबा लिया। वो बेचारा दर्द से इतना तेज चिल्लाया कि उसकी पैरालाइज टूट गई। उसने तुरंत एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हेल हाउंड्स के मुंह पर जोर से मार दिया। मोस्टर पीछे हट गया और उसने अपने बैग में हाथ डाला और सारा का सारा खाना हेल हाउंड्स की तरफ फेंक दिया। हेल हाउंड्स ने तुरंत उसके पीछे भागना बंद कर दिया और खाने पर टूट पड़े। येन घायल था, चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह लंगड़ा टेढ़ा डंजन से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही एग्जिट पॉइंट पर पहुंचा, उसका खून खोल उठा। जोड और नुले ने एग्जिट गेट को ब्लॉक कर दिया था। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे ट्रैप ही नहीं छोड़ा बल्कि एग्जिट गेट भी बंद कर दिया। येन चीख पड़ा। जोड एक ठंडी सी हंसी हंसा,
सॉरी लूजर, लेकिन अगर तू बच गया तो हमारी बहुत ही बदनामी हो जाएगी यार। यन ने पीछे मुड़कर देखा और हेलहाउंड्स एक बार फिर उसके पीछे आ रहे थे। उसने एक और एग्जिट गेट ढूंढा और दौड़ लगाई, लेकिन ये भी एक डेड एंड निकला। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हेलहाउंड्स की गूंजती हुई आवाजें उसके पास आ रही थी। यन समझ गया था कि अब वो मरने ही वाला है। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, काश मैंने एडवेंचरर बनने का सपना नहीं देखा होता, काश मैंने एक नॉर्मल लंबी जिंदगी जी होती। पर अब सोचने का कोई फायदा नहीं था। यन ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़ने की वजह उसने एक और रास्ता चुना। वो खुद ही क्लिफ के नीचे कूद गया। हवा में गिरते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी, मेरी जिंदगी भी एक लूजर की तरह चली और लूजर की तरह ही खत्म हो रही है। उसका गिरना और गिरना चलता रहा और फिर एक जोर का झटका आया। यन जमीन से टकरा गया। उसका पूरा शरीर छलनी हो चुका था, खून हर जगह था। वो मरने ही वाला था। तभी एक अजीब सी चीज हुई, लेकिन वो ग्लिच हो रही थी। कभी दिख रही थी तो कभी गायब हो रही थी, जैसे कोई सपना हो, जैसे कोई इल्यूजन हो। उसने धीरे से यन की तरफ कदम बढ़ाया और यन अभी भी होश में था, लेकिन उसका दिमाग अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। और तब लड़की ने उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया और उसी पल यन बेहोश हो गया। लेकिन अब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वो एक छोटी सी चमकती हुई मैजिकल झील में था, एक विशाल पेड़ के नीचे। उसने अपने हाथ देखे, सारे घाव, सारी चोट, सब कुछ गायब हो चुका था। उसने झील के पानी को एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग एकदम झटका खा गया। ये पानी तो एस रैंक आइटम था, यार्डासिल ड्रॉप्स, वो लेजेंडरी पानी जो किसी भी बीमारी या घाव को तुरंत ठीक कर सकता है। यन की जिंदगी बदलने वाली थी। यन बड़े पेड़ को ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि ये यार्डासिल है, वर्ल्ड ट्री जो कि अनंत माना उत्पन्न करता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि जितना उसे पता था दुनिया के इकलौता वर्ल्ड ट्री बहुत ही साल पहले मुरझाकर गायब हो चुका था। माना सिर्फ वर्ल्ड ट्री से ही मिलता था, लेकिन जब वो खत्म हो गया तब लोग भी माना का यूज करते थे। इस वजह से स्कॉलर्स को लगा कि और भी वर्ल्ड ट्रीज होंगे और उन्होंने बहुत ढूंढा पर कभी भी सफलता नहीं मिली। ये पेड़ इतनी गहराई में छुपा था, विश्वास नहीं होता। यन सोचता है। उसका मन भर आता है क्योंकि इस पेड़ ने उसकी जान बचाई थी। वो धीरे से उसके तने को हाथ लगाता है और शुक्रिया कहने लगता है। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो। वो आसपास देखता है पर कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि शायद से वो कोई भ्रम था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, डंजन में और आगे बढ़ना, ताकि किसी और तरह की सरफेस तक पहुंच सके। जाने से पहले वो एक बार फिर से पेड़ की तरफ देखता है और उसका शुक्रिया अदा कहकर आगे बढ़ जाता है। दूर कहीं एक लड़की जो इसे देख रही थी कुछ बोलने की कोशिश करती है पर शब्दों का साथ नहीं मिलता। यन सोचता है कि ये जगह कितनी मुश्किल होगी क्योंकि अब तक किसी भी गिल्ड ने इतनी गहराई तक कदम नहीं रखा। फिर भी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। काफी देर तक कोई भी मोस्टर दिखाई नहीं देता और इसी वजह से वो थोड़ा आराम महसूस करता है। लेकिन तभी एक तेज वार उसके एक कान को काट देता है और वो चौंक जाता है। पर उसके रिएक्ट करने से पहले एक और वार होता है जो कि उसकी उंगलियां काट देती है। उसके सामने एक एस रैंक मोस्टर होता है जिसमें ज्यादा ताकत नहीं है, पर उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आंखों से भी मुश्किल से दिखाई दे। वो इतनी तेजी से अटैक करता है कि यन के पास भागने का कोई मौका नहीं होता। एक के बाद एक तेज वार उसके शरीर पर पड़ने लगता है। यन किसी तरह लौटकर वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्टर उस पर आखिरी वार करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और मोस्टर अचानक से रुक जाता है। यन पीछे मुड़कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक बड़ा सा मोस्टर आकर खड़ा हो गया होता है। डंजन का सबसे खतरनाक शिकारी एक भयानक ब्लैक बियर जो कि तुरंत उसे छोटे मोस्टर पर टूट पड़ता है। वो उसे छल कर रख देता है और फिर यन की तरफ देखता है और एक ही बार में उसका चेहरा चीर देता है। यन चिल्लाने लगता है और दर्द से बिल्कुल बेहोश होने वाला होता है। बियर उसे उठाकर जोर से दबाता है जैसे कि उसकी हड्डियां तोड़ देगा। उसे लगता है कि यही उसका अंत है, पर तभी एक तेज तलवार की चमक होती है और एक ही बार में ब्लैक बियर गिर जाता है, वो भी मरा हुआ। यन होश खो चुका था, पर जाने से पहले उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है। कोई उसके पास खड़ा है। मैंने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि मुझे किसी खास ने कहा था। यन ये सुनता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब वो होश में आता है तो वो वापस से वर्ल्ड ट्री के नीचे होता है। पूरा का पूरा इलाज हो चुका होता है उसका। यन की आंख पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है और वो जैसे ही अपनी नई आंख को देखता है उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, एक प्याली चाय हाथ में, मुस्कुराती हुई। उसकी खूबसूरती को देखकर यन बस वहीं का वहीं रुक जाता है जैसे वो कोई झाड़ू हो। वो अभी भी उस लड़की को देख ही रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटी सी लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि उसके बारे में कोई अजीब सोच मत रखना। एन नहीं समझ पाता है कि वो क्या कह रही है और ये छोटी सी लड़की जो कि बिल्कुल फ्लैट है आखिर में एक खूबसूरत लड़की को अपनी बेटी क्यों बता रही है। लड़की गुस्से में देखती है, मेरी बेटी के लिए ऐसा मत सोचना और ये चाय पियो, इसने तुम्हारे लिए ये बनाया है। उसके कहने से पहले जबरदस्ती वो एन को चाय पिला देती है, लेकिन चाय वाकई में लाजवाब होता है। तभी एन को पता चलता है कि ये छोटी लड़की असल में यूर्सुला वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है और जो खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है उसका असली नाम यूरी है, पर वो यूर्सुला की बेटी नहीं है। उर्सुला साफ कह देती कि उसे किसी की जान बचाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन सिर्फ यूरी की जिद की वजह से उसने डंजन में आकर येन की मदद की। येन अब भी इस बात पर अटका होता है कि यूर्सुला वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। तभी यूर्सुला एक और सच बताती है कि इस दुनिया में 9 वर्ल्ड ट्री है और हर एक की अपनी एक
गार्डियन होती जो कि उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब यूर्सुला बताती कि यूरी असल में एक इंसान नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री की आत्मा है। यूरी को शुरू से उर्सुला ने संभाला, इसलिए उसे अपनी माँ बताती है। येन बिना सोचे बोल पड़ता है कि यूरी वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यूर्सुला तुरंत उसकी तरफ गुस्से से देखती है। अगर तूने उस पर लाइन मारने की कोशिश भी की तो मैं तेरी आंख निकाल दूंगी, जिससे कि मैंने मुश्किल से बनाया है। ये सुनकर येन को याद आता है कि उसकी आंख तो बियर ने खराब कर दी थी। यूर्सुला उसको समझाती कि वर्ल्ड ट्री की बूंदी उसके घाव को भर सकती लेकिन नई आंखें नहीं बना सकती। तभी यूरी ने चाहा कि येन दोबारा से देख सके और भी मजबूत बन सके। इस वजह से यूर्सुला ने एक खास आंख बनाई जो कि वर्ल्ड ट्री के एक हिस्से से तैयार की गई थी। ये सुनकर येन पूरी तरीके से शौक में आ जाता है और यूरी से पूछते है तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो। यूरी धीरे से मुस्कुराती है और वो कहती है क्योंकि तुमने मुझे शुक्रिया अदा किया था। येन इस बात का मतलब नहीं समझता और उर्सुला उसे समझाती है कि लेकिन जब यूरी ने उनकी जान बचाई तो किसी ने भी उसका धन्यवाद नहीं किया। इसके बजाय जब उन्हें पता चला कि वो वर्ल्ड ट्री है तो उन्होंने उसकी शाखाएं तोड़नी शुरू कर दी। इस वजह से येन का सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू भी यूरी के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। येन फिर से यूरी का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान 2 बार बचाने के लिए और यूरी हल्की सी लाल पड़ जाती है। लेकिन तभी यूर्सुला उस मोमेंट को बिगाड़ देती है और वो कहती है कि अब जब तुम ठीक हो गए हो तो हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन यूरी बोल पड़ती है कि अभी नहीं, अगर ये ऐसे ही बाहर गया तो ये वहीं पर मर जाएगा। यूरी अपनी माँ से गुजारिश करती है कि वो येन की मदद करे। वो इतनी जोर से रोती है कि यूर्सुला मान जाती है। ठीक है, इस बेवकूफ को मरने से बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। यूर्सुला फैसला करती है कि जब तक येन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि वो खुद से डंजन से बाहर निकल सके तब तक उसको ट्रेनिंग करेगी। कि खुद से डंजन से बाहर नहीं निकल सके तब तक उसकी ट्रेनिंग करेगी। यूर्सुला बिना किसी वार्निंग के उसे सीधा डंजन में खींच ले जाती है। येन अभी भी ये सोच रहा होता है कि मुझसे ये ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। यूर्सुला उसे एक अंधेरी कॉरिडोर में लेकर जाती है और वो कहती है कि आगे देखो। येन अंधेरी की तरफ देखता है और वो बोलते है कि ये जगह मेरे फ्यूचर से बहुत ज्यादा अंधेरी है। यूर्सुला उसके सर पर एक छोटी सी चपाट लगाती है, चुप कर गधे। फिर वो समझाती है कि उसकी लेफ्ट आंख में वर्ल्ड ट्री की पावर है और अगर वो ध्यान लगाए तो वो सब कुछ देख सकता है। येन ध्यान लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका ध्यान सिर्फ यूरी की तरफ चला जाता है और तभी सब कुछ एकदम साफ दिखने लगता है। यूर्सुला बहुत ही खुश होती है। अब तक तो तू बस अपनी आंख का 1% भी यूज नहीं कर रहा था। पर उसके बाद वो बिना किसी वार्निंग के एक और बड़ा पत्थर एक सोए हुए आईबॉल मोस्टर के ऊपर फेंक देती है। मोस्टर गुस्से से जाग पड़ता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। यूर्सुला कहती है कि पहला लेसन इसके सभी अटैक को डोज करो। येन बहुत ही शॉक्ड होता है। ये कैसा लेसन है, मेरा अप्राइजल स्किल ऐसा काम नहीं करता। यूर्सुला उसके सर पर एक फिर से थप्पड़ लगाती है। इसका यूज करने की कोशिश तो कर भोंदू। वो कहती है कि येन का स्पिरिट है अप्राइजल स्किल को नए तरीके से यूज कर सकता है। येन अपनी आंख का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि मोस्टर उसके दाएं कान पर वार करने वाला है। वो एक्साइटेड हो जाता है, हाँ अब मुझे इसकी मूवमेंट समझ में आ रही है। और फिर सुर मोस्टर उसका कान काट देता है। येन चीख पड़ता है पर यूर्सुला बिल्कुल चिल मोड में एक बैरियर बना देती है और वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप्स उसे देकर उसका कान हील कर देती है। मैं तुम्हें जितनी बार चोट लगेगी उतनी बार हील करूंगी, मतलब तू भाग नहीं सकता। फिर से मोस्टर उस पर हमला करता है और इस बार एन अपनी पूरी आंख का इस्तेमाल करता है। वो देखते है कि मोस्टर उसके बाएं पैर पर अटैक करेगा। वो अटैक के एग्जैक्ट टाइमिंग देखकर साइड हो जाता है। यस, मैंने डोज कर लिया। पर तभी पीछे से एक और बार मोस्टर उसका ध्यान भटकाता है और फिर ऊपर से एक और बार करता है। यूर्सुला गुस्से से बस एक बार बच गया और खुद को हीरो बता रहा है। ध्यान लगा वरना फिर से कान कट जाएगा। पूरा एक हफ्ता येन की मोस्टर के अटैक को डोज करने में प्रैक्टिस में निकल जाते हैं। अब वो सिर्फ अटैक का लोकेशन ही नहीं टाइमिंग भी समझ सकता है। लेकिन जैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है मोस्टर उसे छुपकर अटैक कर देता है। यूर्सुला हमेशा की तरह उसे हील करती है और वो कहती है पहले लेसन पास, अब सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होती है। यूर्सुला अब सीधा चैलेंज देती है, अब तुझे इस आईबॉल बैट को हराना होगा। येन तुरंत बोल पड़ता है कि मेरी जॉब क्लास कॉम्बैक्ट के लिए सही नहीं है। यूर्सुला उसके सर पर जोर से थप्पड़ मारती है और वो बोलती है रोना बंद कर और ये ले। वो वर्ल्ड ट्री की एक शाखा तोड़कर उसे देती है, इसे वेपन की तरह यूज कर और अपने दुश्मन को हरा। येन सोचता है कि अब जब वो मोस्टर के मूवमेंट को देख सकते हैं उसे हरा पाना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो अटैक करते उसे एहसास होता है कि उसके अटैक मोस्टर तक पहुंच ही नहीं रहे। वो यूर्सुला से पूछते कि मुझे कोई और टिप्स दोगी। यूर्सुला उसकी तरफ देखती है, खुद सोच स्पिरिट आइज का यूज कर। येन ध्यान से मोस्टर के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और तभी बिना किसी वार्निंग के उसका अप्राइजल स्किल अपग्रेड हो जाता है। अब वो मोस्टर की हर एक मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता था। जैसे ही मोस्टर अगली बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है येन उसे एक ही काउंटर अटैक में जमीन पर पटक देता है। वो खुद हैरान रह जाता है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। पर तभी ठप उर्सुला उसे एक जोर से कराटे कोप उसके सर पर देती है। बस एक ही मोस्टर को हरा दिया और अपने आप को हीरो समझने लगा। अब अगला टास्क इस फ्लोर के सभी आईबॉल बैट्स को हराओ। येन तुरंत काम पर लग जाता है और जितनी जल्दी यूर्सुला ने सोचा था उससे भी पहले सारे मोस्टर को खत्म कर देता है। यूर्सुला अब उसे नया लेसन देती है, अब तुझे मोस्टर की एबिलिटीज को देखकर उसको कॉपी करना है। येन तुरंत मना कर देता है, ये तो नामुमकिन है। यूर्सुला, हाँ ह्यूमंस के लिए नामुमकिन, लेकिन स्पिरिट आइज के साथ तू ये कर सकता है। येन सोचते है कि कोशिश करके देखनी चाहिए। वो मोस्टर को घूरने लगता है और तभी उसी मोस्टर की सुपर एक्सेलरेशन एबिलिटी मिल जाती है। एक पल के लिए उसका दिमाग फटने वाला महसूस होता है, जैसे उसके अंदर बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आ गई हो। यूर्सला तुरंत कहती कि अब इस स्किल का यूज करके दिखाओ। यन रेडी होता है, देखती जाओ। वो स्टार्ट पोजीशन में आता है और फिर एकदम तेजी से भागता है जैसे मेरा दोस्त मेरे से खाना छीनकर भाग जाता है। पर तभी सब कुछ चौपट हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती कि उसकी मसल्स उसका साथ नहीं देती और वो सीधा जमीन पर गिरता है। उर्सुला उसके ऊपर हंसती है और ओवल ट्री के ड्रॉप्स हील कर देती है। दोबारा ट्राई कर। येन अब कंफ्यूज हो जाता है, पर मेरी बॉडी इस स्पीड को हैंडल नहीं कर सकती यूर्सुला, इसलिए अब तू तब तक प्रैक्टिस करेगा जब तक कि तेरी बॉडी उसको बर्दाश्त करना ना सीख ले। एक के बाद एक बार वो दोबारा से भागता है, गिरता है। यूर्सुला उसे हील करती और वो फिर से रिपीट। हजारों बार ये सब होने के बाद एक दिन उसका शरीर इस स्पीड की आदत डाल लेता है। अब उर्सुला उसके सामने नया चैलेंज रख देती है। अब तुझे मेरी एबिलिटीज को अप्राइज करना होगा। येन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, मुझे क्या सीखना है, और बिना किसी वार्निंग के यूर्सुला एक फायरबॉल सीधा उसके मुंह पर छोड़ देती है। येन शौक में चिल्लाता है, ये क्या था। यूर्सुला हंसकर कहती है कि मुझे ये सीखना है कि बिना किसी स्पेल चेंट किए मैजिक कैसे कास्ट करते हैं। येन तुरंत अप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले एक और फायरबॉल सीधा उसके मुंह पर लगती है और वो एक मीडियम रोस्ट बन जाता है। यूर्सुला उसका इलाज करती है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ एन बिना किसी स्पेल चेंट किए फायरबॉल चलाना सीख जाता है, लेकिन जल्द ही गिर जाता है क्योंकि उसके पास माना बहुत ही कम होता है। अचानक वोल्ट ट्री का एक ड्रॉप यूरी से गिरता है और तुरंत उसका माना रिफिल कर देता है और उसकी माना कैपेसिटी भी बढ़ा देता है। येन अपनी ट्रेनिंग लगभग आधे महीने तक करता है और अब एक साथ 100 से भी ज्यादा फायरबॉल चला सकता है। साथ ही वो इंटरमीडिएट मैजिक भी यूज कर सकता है। यूर्सुला उससे कहती कि अब वो अकेले डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले एक अंतिम टेस्ट होगा। वो उसे एक डेथ बियर से लड़ने के लिए लेकर जाती है, लेकिन येन अपने पुराने ट्रॉमा की वजह से थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन उर्सुला उससे कहती कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतनी मेहनत कर चुका है, इसलिए उसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फिर उसे सीधा डेथ बियर के सामने ढकेल देती है। येन फायरबॉल को चलाता है, लेकिन उसकी एम बहुत ही खराब होती है और वो एक भी अटैक सही नहीं लगता। पर उसके फायरबॉल के धुएं का फायदा उठाकर वो अपनी सुपर स्पीड स्किल का यूज करके डेथ बियर के पीछे पहुंच जाता है। बियर उस पर हमला करता है, लेकिन येन सुपर अप्राइजल स्किल का यूज करके सब कुछ स्लो मोशन में देख लेता है और फिर वो एक पावरफुल विंड स्पेल चलाता है और उसके बाद वो बिना रुके फायरबॉल्स चलाता है जो कि लगती है और आधी नहीं लगती है। लेकिन आखिर में वो एस रैंक के मोस्टर को गिरा ही देता है। फिर वो डेथ बियर की एबिलिटीज को अप्राइज करता है और उसकी S+ रैंक स्टील कटर अब्सॉर्ब कर लेता है, जो उसके अटैक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूरेबिलिटी और piercing पावर देती है। ये सब करने के बाद उसके सर में दर्द होने लगता है। स्किल अब्सॉर्ब करने के बाद उर्सुला उससे कहती है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब वो अकेले डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। फिर वो उसे वर्ल्ड ट्री के पास लेकर जाती है और वो कहती है कि जाने से पहले उसे एक अंतिम गिफ्ट देगी। ये गिफ्ट होता है वर्ल्ड ट्री का बचा हुआ एक स्प्लिट कोर। ये मना कर देता है, वो इसे नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल है। लेकिन यूर्सुला उसको समझाती कि ये बस एक उधार है, क्योंकि वो जब भी मरेगा ये कोर वापस से वर्ल्ड ट्री में चला जाएगा। फिर वो अपनी मैजिक का यूज करके स्प्लिट कोर को एन की प्रोस्थेटिक आइस के साथ फ्यूज कर देती है। एन को इसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि एक बेवकूफ इंसान को इस प्रोस्थेटिक आई की सच्चाई समझने में बहुत ही टाइम लगेगा। येन यूरी की तरफ मुड़कर उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। वो पूछते है कि यूरी कहाँ पर है। तभी यूरी की आवाज उसके प्रोस्थेटिक आई से आती है और फिर अपनी ह्यूमन फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाती है। येन समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है, तो उर्सुला उसको बताती है कि उसकी आंख में वर्ल्ड ट्री का स्प्लिट कोर है, जो कि बेसिकली एक छोटा सा वर्ल्ड ट्री का रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि अब यूरी उसकी आंख के अंदर ही रह सकती है और चाहे येन कहीं भी जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। यूरी एक्साइटेड होकर कहती कि अपने वर्ल्ड ट्री के ड्रॉप्स उसकी सारी चोटों और बीमारियों को तुरंत ठीक कर देगी। येन इसके लिए थैंकफुल होता है, लेकिन फिर भी वो यूर्सुला से पूछता है कि क्या उसके लिए वर्ल्ड ट्री का एक स्पिरिट उसके साथ लेके जाना ठीक होगा। यूर्सुला बिना किसी वार्निंग के उसे एक जोर से ड्रॉप किक मार देती है। वो चाहती थी कि यूरी किसी रैंडम इंसान के साथ ना जाए, लेकिन साथ ही उसे ये भी पसंद है कि यूरी नई दुनिया घूमे और नए दोस्तों से मिले। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो उसे येन के साथ भेजेगी, क्योंकि चाहे वो कितना भी बेवकूफ है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। येन कसम खाता है कि वो यूरी का ध्यान रखेगा। यूर्सुला उससे कहती कि बेहतर होगा कि वो अपनी कसम निभाए। फिर वो उसके हाथ पर एक ग्लोइंग टैटू बनाती जो कि इन्फिनिट स्टोरेज स्पेल होता है। उसके बाद वो एक स्प्लिट सोर्ड को निकालती जो कि उसने यूरी की दी गई रॉ मटेरियल से बनाई थी और कहती कि उसे अपने स्टोरेज में डाल ले। लेकिन स्टोरेज में डालने से पहले ही यूर्सुला ने बिना किसी वार्निंग के उसके सीधे आंख में छुरा घुसा दिया और एक मैजिक स्टोन उसके गले के अंदर खींच दिया। येन चीख कर पूछते कि ये तुमने क्या कर दिया। यूर्सुला शांति से समझाती है कि अब उसकी आंख एक सेज स्टोन से रिप्लेस हो चुकी, जो कि उन दोनों के बीच का मेटल लिंक बना देगी। अब वो कभी भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और यूर्सुला उसके दिमाग में चल रहा हर एक सीन को देख सकती है। फिर वो एक और सीरियस टोन में कहती कि अगर उसने यूरी के साथ ज्यादा क्लोज होने या फिर कोई और गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसे ढूंढकर मार देगी। ये सुनकर येन थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है। फिर वो यूरी से पूछता है कि सरफेस पर पहुंचने के बाद उसका क्या प्लान है। यूरी कहती है कि वो अपनी बहनों से मिलना चाहती है। यूर्सुला समझाती कि पहले सिर्फ एक ही बड़ा वर्ल्ड ट्री था, लेकिन वो 9 पार्ट्स में टूट गया और यूरी उनमें से एक, बाकी वर्ल्ड ट्री उसकी बहनें।
येन वादा करता है कि वो पूरी दुनिया घूमकर उसकी बहनों से मिलवाएगा। इसके साथ ही उसका सफर शुरू होता है। यूर्सुला उससे बताती रहती है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए और कौन सा मोस्टर्स उसके सामने आएंगे। येन देख लेता है कि अब एसरेक मोस्टर को हराना काफी आसान हो चुका है और अब एबिलिटी एब्जॉर्ब करने से सर्द का दर्द भी नहीं होता क्योंकि यूरी तुरंत से हील कर देती है। जल्दी वो बॉस के रूम में पहुंच जाता है और यूर्सुला समझाती है कि जब तक कि वो बॉस को नहीं हराता तब तक अगले फ्लोर तक का रास्ता नहीं खुलेगा। येन थोड़ा डाउट में पड़ जाता है क्योंकि बॉस मोस्टर अब तक सबसे पावरफुल दुश्मन में से एक होगा, लेकिन यूरी और यूर्सुला उससे कहते कि उसे अपने पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है। वो बॉस रूम के अंदर जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा डंजन कोर दिखाई देता है। अचानक जमीन पर एक समनिंग सर्कल चमकने लगता है और उसमें से एक विशाल स्टोन गुलेम बाहर आता है। येन तुरंत यूरी से कहते हैं कि वो वापस से उसकी आंख में चली जाए और फिर बिना किसी देरी के गुलेम की तरफ दौड़ पड़ता है। येन आसानी से गुलेम का पहला अटैक से बचता है, लेकिन अगले ही पल गुलेम उस पर एक जोर का पंच मार देता है। येन तुरंत अपनी एक एक्वायर्ड स्किल का यूज करते हैं जिससे कि उसके हाथ स्टील मजबूत हो जाते हैं, लेकिन पंच का इम्पैक्ट उसके लेग मसल को फाड़ देता है। यूरी बिना किसी देरी के उसे तुरंत हील कर देती है। फिर येन अपने डिसोल्विंग पॉइजन स्किल का यूज करता है जो कि उसने एक विशाल सांप को मारकर हासिल की थी और गुलेम का हाथ पिघला देता है। इससे गुलेम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बिना सोचे समझे एक के बाद एक पावरफुल अटैक करने लगता है। एन मुश्किल से किसी तरह बच पाता है और बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। उसे समझ में आता है कि वो गुलेम के पास नहीं जा सकता। तभी यूर्सुला उससे कहती है कि वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल का यूज करे। अब उसके पास उतनी माना है कि वो इस स्पेल को कास्ट कर सके। येन बिना सोचे समझे यूर्सुला की बात मानता है और अपनी अल्टीमेट मैजिक नोवा स्ट्राइक का यूज करते एक तेजी से गिरते मेटेरोइड की तरह उसके अटैक सीधा गुलेम पर जाकर लगता है। उसके शरीर को पूरा पिघलाते हुए वो हैरान रह जाता है, वो ऐसा अटैक भी कर सकता है। यूरी उसके शरीर से बाहर आती है और हील करना शुरू कर देती है। येन उसका हाथ को थामकर उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और यूरी थोड़ी सी शर्मा जाती है। यूर्सुला ये सब देखती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उससे कहती है कि रोमांस बंद करे, पहले गुलेम का प्रॉपर अप्राइजल करे। येन गुलेम के बचे कुछ रिमांस को अप्राइज करता है और उसे काफी हाई लेवल डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज मिल जाती है। यूर्सुला कहते है कि वो डंजन के कोर को भी अप्राइज कर सकता है। येन थोड़ा डाउटफुल होता है क्या ये सेफ होगा या फिर नहीं। तभी यूर्सुला बिना किसी वार्निंग के टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आती है और खुद डंजन के कोर का अप्राइजल कर देती है। वो पाती है कि ये वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट के कोर के जैसा ही है और इससे येन के प्रोस्थेटिक आई को और ज्यादा पावरफुल बना दिया जा सकता है। वो उससे बताती है कि अगर वो और ज्यादा डंजन बॉसेस को हरा सके तो वो नए डंजन कोर को यूज करके अपनी स्पिरिट आइज को और ज्यादा पावरफुल बना सकता है और ये सुनकर एन एक्साइटेड हो जाता है। इसके साथ ही वो तीनों बॉस रूम से बाहर निकलते और उनके पीछे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यूर्सुला समझाती कि अब डंजन कोर गायब हो चुका है, अब ये डंजन हमेशा के लिए सील हो गया। इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो चुका है और जिस छेद से अंदर गिरा था वो भी सील हो गया होगा। यूर्सुला कहती कि अब वो कोई भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब उसे वहाँ पर रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। वो डिसाइड करती कि वो भी यूरी और येन के साथ चलेगी। कुछ समय के बाद तीनों फाइनली सरफेस पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान एक शहर के बारे में एक स्वॉर्डमैन जो कि जोड होता है अपने कुछ एडवेंचरस दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है। वो उन्हें एक कहानी बताने लगता है कि कैसे उसकी पार्टी डंजन में हेलहाउंड से घिर गई थी और उन्हें लगा था कि वो वहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन जोड सच को तोड़ मोड़ कर कुछ और ही कहानी सुनाने लगता है। वो सबके सामने ये दिखाने लगता है कि येन ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि उसकी पार्टी बच सके। वो अपनी बातों में इतना दुख दिखाता है कि दूसरे एडवेंचरस उसके लिए सिंपैथी महसूस करने लगते हैं, लेकिन जैसे जोड येन को अपने पीछे खड़ा देखते वो अपनी ड्रिंक तुरंत थूक देता है। वो हैरानी से चीखता है, तू तो अब तक जिंदा कैसे बच गया। येन एकदम कैजुअली कहता है कि मैंने बस मोस्टर को हरा दिया। ये सुनकर जोड को यकीन नहीं होता और दूसरे एडवेंचरस उससे कहते हैं कि उससे खुश होना चाहिए कि उसका सेवियर अभी भी जिंदा है। तभी येन सभी को सच्चाई बताता है। वो सभी को बताता है कि जोड और जुलियन ने उसको पैरालाइज मैजिक से गिरा दिया था और उसे वहाँ पर मोस्टर के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर सारे एडवेंचरस गुस्से से धधक उठते हैं और जो भी हाथ लगता है वो जोड पर फेंकने लगते हैं, लेकिन येन सभी को रोक लेता है और वो कहते हैं कि चलो चाहे जो भी हो, जोड वही पहला इंसान था जिसने मुझे अपनी पार्टी में जगह दी। फिर वो इस हरामी का शुक्रिया अदा करता है और बस इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब उसका एटीट्यूड पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इसके बाद येन, यूरी और यूर्सुला एक नए डंजन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो एक के बाद एक पावरफुल डंजन बॉसेस को हरा रहे होते हैं और उनके ड्रैगन्स कोर्स अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। उनका असली लक्ष्य वर्ल्ड ट्री को ढूंढना होता है, लेकिन महीने गुजर गए होते और अब तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। एक दिन एक और डंजन ट्रिप से लौटते वक्त उन्हें दूर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। तीनों तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कुछ मोस्टर्स एक कैरिज पर अटैक कर रहे हैं। येन बिना किसी देरी के मोस्टर का सफाई कर देता और उनकी एबिलिटीज अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ यूरी और यूर्सुला घायल सैनिकों को हील करने में लग जाती है। उसके बाद येन कैरिज के अंदर जाता और एक गुलाबी बालों वाली लड़की को देखता है। लड़की तुरंत उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है और उसे जोर से पकड़ लेती है। वो एक्साइटेड होकर कहती कि मेरा हीरो आ
गया। येन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है यार। तभी उसे पता चलता है कि ये लड़की क्लाउडिया है, किंगडम की तीसरी प्रिंसेस, और उसके साथ जो आदमी वो जेस्पर मर्चेंट गिल्ड का लीडर है। क्लाउडिया येन और उसकी टीम को पैलेस में आने का इन्विटेशन देती है ताकि उसका प्रॉपर धन्यवाद कर सके। लेकिन जैसे ही वो पैलेस पहुंचती, क्लाउडिया बिना किसी शर्म के एन पर अटैक करने लगती है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले यूरी बीच में आ जाती है और उसे डिक्लेयर करती कि मैं एन की पत्नी हूँ। येन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में हो जाता है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब क्लाउडिया कैजुअली कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दूसरी पत्नी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनकर यूरी और क्लाउडिया के बीच में फुल आर्गुमेंट शुरू हो जाता है कि कौन पहली पत्नी और दूसरी पत्नी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मर्चेंट विस्पर सीधे एन के पास आता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। एन एकदम शॉक हो जाता है, क्या? उसने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी इतना अट्रैक्टिव हो सकता है। जेस्पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि रिलैक्स, इसके पीछे एक खास वजह है। फिर वो एन और उसके साथियों को अपने ट्रेजरी में लेकर जाता है और समझाता है कि उसे रेयर जेमस्टोन कलेक्ट करने का शौक है, और एन की लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है, सबसे रेयर और वैल्यूएबल जेमस्टोन जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये देखकर हैरान हो जाता है कि जेस्पर ने उसका राज जान लिया। फिर मर्चेंट उसको एक कहानी सुनाता है जिसमें असली वर्ल्ड ट्री की बात होती है। वो बताता है कि वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी शक्ति खत्म करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था और उसके बाद वो इस दुनिया से गायब हो गया। जेस्पर कहता है कि वो बहुत ही सालों से उस स्पिरिट कोर को ढूंढ रहा था और अब जब उसको वो मिल गया तो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। येन उसका प्रपोजल मना करना चाहता है क्योंकि वो सीधे एक रूलर की तरह है, पर यूर्सुला उसको समझाती है कि जेस्पर के पास सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री के बारे में बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन भी है, तो अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसको और भी वर्ल्ड ट्री ढूंढने में आसानी होगी। येन थोड़ा मजबूरी में ही सही पर बात को मान जाता है, पर ये भी कहता है कि शुरुआत में सिर्फ दोस्ती तक की बात रहेगी। जेस्पर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और वो हंसता है और वो कहता है कि एक दिन येन भी उसकी टीम का प्राउड मेंबर बनेगा। कुछ समय के बाद एन, यूरी और उर्सुला एक छुपी हुई डंजन में जाने का फैसला करते हैं जो कि जेस्पर ने बताई थी। उन्हें उम्मीद होता है कि शायद से वहाँ पर यूरी बहनें मिल सकती है। येन अकेले डंजन के अंदर चला जाता है पर अंदर जाकर उसको एक डेड एंड मिलता है। यूर्सुला बताती है कि दीवार पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल लगी है जिसे टच करने से पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे एन इस स्पेल को टच करता है वो एक बड़े जंगल के बीच में पहुंच जाता है। जंगल को देखकर वो घबरा जाता है और वो कहते हैं कि डंजन के अंदर एक जंगल कैसे हो सकता है। यूर्सुला समझाती है कि शायद से एक पावरफुल इल्यूजन की वजह से डंजन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। येन सोचने लगता है कि इतना बड़ा इल्यूजन सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री ही बना सकता है। तभी उसको अचानक एक आवाज सुनाई देती है। यूरी तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाज उसकी शैतानी बहन पीना की है। पीना येन के अंदर से बाहर आती है और यूरी से बात करने लगती है। पीना यूरी से कहती है कि उसको वापस देखकर बहुत ही खुश है और उसको डंजन के एंड में मिलने के लिए कहती है। येन उस शैतानी लोली से गुस्सा होकर कहते हैं कि यूरी इतनी दूर से उससे मिलने आई थी तो डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके सबको अपने पास क्यों नहीं बुला लेती। पीना कहती कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं चला सकती, इसलिए उन्हें खुद चलकर उनके पास आना पड़ेगा। यूरी बिना किसी शिकायत के मान जाती है। पीना हंसी मजाक में कहती कि यूरी को तो आराम से बैठ जाना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड को सारा काम करने देना चाहिए। यूरी ये सुनते ही शर्मा जाती। येन भी उसको कहते कि वापस उसकी आंख के अंदर चली जाए क्योंकि डंजन बहुत ही डेंजरस हो सकता है और उसके बिना वो और जल्दी रास्ते से गुजर सकेगा। पीना उसकी ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि उसने जंगल में 100 से भी ज्यादा डेंजरस ट्रैप्स और मोस्टर्स छुपा रखे, कोई भी इंसान इस ट्रैप से नहीं बच सकता। और एन बस एक हल्की सी स्माइल देता है और वो कहता है कि देखते हैं। फिर वो सीधा चल पड़ता है और यूर्सुला अपनी एनालाइज को शुरू कर देती है। येन अपनी राइट आइज का यूज करके ट्रैप्स का एग्जैक्ट लोकेशन जान जाता है और उसको डोज करते हुए जंगल में स्पीड रन कर देता है। पीना गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो चीख कर कहती है कम से कम प्रिटेंड तो कर लो कि मुश्किल हो रही है, मैंने इतनी मेहनत से ये ट्रैप्स लगाए थे। यूरी बताती है कि पीना को नई चीजें बनाने और लोगों को एंटरटेन करने का बहुत ही शौक है। येन बिना किसी झिझक के कहते हैं कि उसका ये एंटरटेनमेंट किसी की जान भी ले सकता है। पीना बस हंस कर कहती कि वो कोई कातिल नहीं, वो हमेशा लोगों को तब तक बाहर भेजती है जब तक कि उन्हें असलियत में खतरा ना हो। फिर वो एक और धमकी देती है, अगले राउंड में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर आने वाले, इसलिए येन को अभी भी हार मान लेनी चाहिए। येन बस एक तेज स्माइल देता है और वो कहता है कि वो किसी भी हालत में यूरी को खुश करेगा। इतनी ही देर में एक एस रैंक प्लांट मोस्टर सामने आ जाता है और मोस्टर अपनी स्लीपिंग पुलेम का यूज करता है, पर येन के पास ऑल एलिमेंट रेजिस्टेंस होती है और उसको नींद तक नहीं आती। पीना को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। येन बिना वक्त गवाए अपनी तलवार को निकालता है और एक ही बार में मोस्टर को मार जाता है। फिर उसका अप्राइजल करता है ताकि उसकी स्किल को कॉपी कर सके। उसको पता चलता है कि उसकी एक यूनिक स्किल के थ्रू किसी भी तरह के प्लांट्स और सीड्स जनरेट कर सकता है। वो सोचता है कि ये स्किल काफी यूजफुल हो सकती है, पर तभी कुछ उसके सिर पर गिरता है। वो बहुत ही हैरान होता है कि उसको मारने वाला दिख क्यों नहीं रहा है। यूर्सुला समझाती है कि यहाँ के मोस्टर स्टेल्थ स्किल का यूज कर रहे हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। पीना ये देखकर शॉक हो जाती है कि येन की एक हेडशॉट लगने के बावजूद भी वो सीधा खड़ा कैसे है। येन हंसी में कहता है कि उसके पास सरप्राइज अटैक नलिफिकेशन है, इसलिए इस तरह के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता और पीना और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इससे पहले कि वो और कुछ करे उर्सुला उससे छुपे हुए मोस्टर का लोकेशन डिटेक्ट कर देती है। येन बिना सोचे समझे ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और सभी मोस्टर को 1 सेकंड में कुचल देता है। जैसे ही वो मरते हैं स्टेल आंट्स दिखना शुरू हो जाते हैं और येन तुरंत अप्राइजल स्किल का यूज करके उनकी स्टेल्थ स्किल और एक्सप्लोसिव लीपिंग पावर को कॉपी करता है और पीना गुस्से से चीख पड़ती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और इस बार वो एक नहीं
नहीं बल्कि 2 ऐसे रैंक मोस्टर को एक साथ भेज देती है। पर येन अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है और 1 सेकंड में दोनों को मार गिराता है। पीना जब ये सुनते है कि येन सिर्फ एक अपराइजर है, वो भी इतना पावरफुल, तो वो फाइनली हार मान लेती है। दूसरी तरफ जोड जो कि पहली एन की पार्टी में था बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। गिल्ड में सब उससे दूर भाग रहे और जुलियन भी ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो बिल्कुल लाचारी थी और जोड ने उसको फोर्स किया था ताकि वो एन को पैरालाइज करे। गिल्ड के कुछ बेवकूफ उसकी बात मान लेते और जोड को गिल्ड से निकाल देते। वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है कि सब कुछ एन की वजह से ही हुआ है, अगर वो चुपचाप मर गया होता तो ये सब नहीं होता। वो बेइज्जती से गुस्से में एक हाई डिफिकल्टी क्वेस्ट लेने का फैसला करता है ताकि अपनी रेपुटेशन को वापस बना सके। उसका टारगेट होता है एक सी रैंक का मोस्टर जो कि उसी डंजन में छुपा होता है जिसमें पीना का सीक्रेट एंट्रेंस है। जैसे ही वो दीवार पर हाथ रखता है उसके सामने टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। अगली पल वो भी जंगल में आ जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पहले कुछ स्ट्रॉन्ग मोस्टर ढूंढने चाहिए। जोड जैसे ही डंजन में एंटर करता है वो तुरंत एक ट्रैप में फंस जाता है। नीचे एक रो स्पाइक्स होती है और वो सोचता है कि अब भगवान से मिलने का वक्त आ ही गया है। पर जैसे ही वो गिरने वाला होता है एकदम से वो वापस पुराने डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसको एक आवाज सुनाई देती है पीना की। वो हंसते हुए कहती है कि उसके डंजन में कोई भी नहीं मर सकता और जैसे ही कोई सीरियस डेंजर होता है वो उन्हें बाहर भेज देती है, इसलिए वो जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकता है। जोड ये सुनकर सोचता है कि ये तो उसके लिए एक गोल्डन चांस है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी इज्जत को वापस ला सके। वो बार बार डंजन में एंटर करता है और बार बार नए ट्रैप्स में फंसता है, घायल होता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। जल्दी उसके सामने एक बड़ा सा क्रोकोडाइल मोस्टर आ जाता है। वो अपनी ग्लोरी के लालच में बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है, पर ये मोस्टर उसके सोचने से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सिर्फ एक हल्का सा धक्का देकर वो जोड को दूर उछाल देता है। पीना हंसते हुए कहती कि उसको अब सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो वैसे भी वो उसे वापस भेज देगी, पर जोड गुस्से में आकर मना कर देता है। मोस्टर बिना किसी दया के उसके चोट लगी हुई हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसको पूरी तरीके से कुचल देता है। जोड दर्द से चीखने लगता है और मोस्टर एक और अटैक करता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। पर तभी एक तलवार चमकती है और 1 सेकंड में क्रोकोडाइल का सिर धड़ से अलग हो जाता है। जोड हैरानी से देखते हैं कि एक पावरफुल एडवेंचरर उसके सामने खड़ा है जो कि एक ही बार में मोस्टर को मार चुका है। उसका बैग देखकर लगता है कि शायद से वो कोई रेयर जॉब क्लास या फिर हाई रैंक एडवेंचरर होगा, पर जैसे ही उसका चेहरा देखते हैं उसकी आंखें फैल जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जोड शौक में चिल्ला पड़ता है और एक गार्बेज पिकर जैसा इतना पावरफुल मोस्टर को कैसे मार सकता है? यन सिर्फ एक छोटी सी स्माइल देता है और वो कहता है कि बस थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। फिर वो जोड की चोटों को देखता है और उसे हील करने के लिए कहता है। यूरी होली वाटर उसके जख्मों पर डालती है और 1 सेकंड में पूरा ठीक हो जाता है। जोड का दिमाग और भी घूमने लगता है, पर इससे पहले कि वो और सवाल करे यन बस अपना हाथ उठाता है और मैजिक से उसे सुला देता है। फिर वो पीना से कहता है कि इसे तुरंत बाहर भेज दो। इतना सब होने के बाद वो अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने स्पीड रन वापस शुरू कर देता है और बॉस रूम तक पहुंच जाता है। पीना हंसकर कहती है बॉस रूम के उस पार में इंतजार कर रही हूँ। यन को टेंशन होने लगती है कि अगर उसने बॉस को हरा दिया तो कहीं वर्ल्ड ट्री का रास्ता हमेशा के लिए बंद न हो जाए, पर यूर्सला उसको समझाती कि जब तक डंजन कोर इंसिस्ट है ऐसा नहीं होगा। यन ये सुनकर बिना किसी हेजिटेशन के बॉस रूम में एंटर करता है। रूम के अंदर भी एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट होता है। अचानक जमीन तेज हिलने लगती है। यन तुरंत हवा में उड़ता है और वो देखते है कि जमीन के नीचे एक विष है। यन के ऊपर टर्टल का पैर गिरने वाला होता है, पर बिल्कुल भी उसको छूता नहीं। तभी उसको समझ में आता है कि जायंट टर्टल सिर्फ एक इल्यूजन है। वो तुरंत अपनी स्पेशल स्किल यूज करके इल्यूजन को तोड़ देता है और असली बॉस मास्टर सामने आता है, एक छोटा प्यारा सा बेबी टर्टल। यूर्सला हैरानी से बोलती है कि तू कैसे समझ गया? मुझे तो अभी तक समझ में आया ही नहीं था। यन उस छोटी सी टर्टल को उठाता है और अपराइजर स्किल का यूज करता है। डिस्क्रिप्शन को देखकर यूर्सला ऑलमोस्ट चौंक पड़ती है। ये तो 4 महा क्रिएटर डिवाइन बीस्ट में से एक संतान है। यन कंफ्यूज्ड हो जाता है। यूर्सला एक्सप्लेन करती है कि 4 डिवाइन बीस्ट उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि एक ओरिजिनल वर्ल्ड ट्री होता है। तभी पीना बोलती है चलो ट्रायल क्लियर करना है तो बॉस मास्टर को हराओ। यन भी वैसे ही एक्सप्रेशन बनाता है और पीना उन दोनों की इनोसेंट शक्ल को देखकर पिघल जाती है। उफ, ठीक है, तुम सब यहाँ पर आ सकते हो। सब लोग पीना के पास पहुँचते हैं और यूरी और पीना एक इमोशनल रीयूनियन करते हैं, पर पीना ज्यादा सेंटिमेंटल होने के मूड में नहीं होती और वो सीधा यूरी से पूछती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मैं यहाँ पर डंजन में बोर हो गई हूँ। यन बिना सोचे समझे तुरंत हाँ बोल देता और एक लड़की पार्टी में, मतलब ये पावर उसके लेफ्ट आई के लिए। तभी बेबी टर्टल जो कि अब तक यन के शोल्डर पर बैठा था नीचे उतरता और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं रोहिम हूँ, पीना की गार्डियन और डिवाइन बेस्ट की बेटी इंट्रोड्यूस करवाती है अपने आप को। यन शौक में आ जाता है, पर उससे भी ज्यादा शौक में यूर्सला होती है। एकदम से उस टीचर की तरह सीधी खड़ी हो जाती है और रोहन को फुल रिस्पेक्ट देने लगती है। यन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, ये तुम क्या कर रही हो? यूर्सला सीरियस एक्सप्रेशन में कहती है कि इससे परमिशन लिए बिना पीना को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। यन तुरंत रोहेम के सामने घुटने टेक देता है, हमें परमिशन दे दो प्लीज। रोहेम बस हंसकर परमिशन दे देती है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक सेज स्टोन यन को देती है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, दुनिया देखनी है, वो कहती है। यूर्सला बस एक गहरी सांस लेती है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अगले दिन जैस्पर यन को लेकर एडवेंचरस गिल्ड पहुंचता है। यन थोड़ा नर्वस होता है, इतने बड़े आदमी के साथ आने का एक अलग ही प्रेशर होता है। लोग कहीं ऐसा ना सोचे कि मैं रिच सुगर डैडी का वो अंदर ही अंदर सोचता है। जैस्पर उसके
शोल्डर पर हाथ रखता है, कॉन्फिडेंट रहो, आज सबको तुम्हारी असली वैल्यू पता चलेगी। जैसे ही वो अंदर जाते रिसेप्शनिस्ट तुरंत जेस्पर का स्वागत करती है। वो गिल्ड मास्टर को बुलाने वाली होती है पर जेस्पर हाथ उठाकर मना कर देता है। आज मैं किसी ऑफिशियल काम से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने दोस्तों की आइटम बेचने में मदद करने के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट एन की तरफ देखती है और उसके एडवेंचर्स लाइसेंस देखते ही गुस्से से बोल पड़ती है, क्या तुम एक एफ रैंक अपराइजर हो, तुम मोस्टर को हंट नहीं कर सकते, ये तो एक मजाक है ना। गिल्ड के अंदर बाकी सभी लोग भी यन का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो जेस्पर को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सबकी बातें सुनकर यन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी जेस्पर उससे कहता है कि सबको दिखाओ कि उसके पास क्या है। यन अपने इन्फिनिटी स्टोरेज से रेयर मोस्टर ड्रॉप्स निकालता है। लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये वो आइटम है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, ना कि देखा था। उसे यकीन नहीं होता कि एक अपराइजर भी इन सभी आइटम को खुद कलेक्ट कर सकता है, इसलिए सब उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लगते हैं। ये सब सुनकर यन को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सेल्फ स्टीम टाइटैनिक की तरह दब रहा। उसे लगता है कि उसे गिल्ड आना नहीं चाहिए था। तभी एक टॉमबॉय मोमी वहाँ पर आती है और सबको चिल्लाने लगती है कि किसी को भी उसके काम पे बेसिस पर उसे जज नहीं करना चाहिए। सभी लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर मेघान होती है। उसका गुस्सा देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। मेघान तुरंत समझ जाती कि यन की आंखों में कुछ अलग है। तभी रिसेप्शनिस्ट भी कंफर्म कर देती कि सारी आइटम्स असली है। जेस्पर सभी को अनाउंस करते कि ये सभी मोस्टर्स को एन ने खुद हंट किए हैं और वो इस बात का पूरा पर्सनल गारंटी लेता है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत यन से माफी मांगती है और मेघान भी उससे कहती है कि रिसेप्शनिस्ट को माफ कर दी क्योंकि उसने बस एक अपराइजर समझकर उसे जज कर दिया था। इतना सुनकर यन को अच्छा लगता है और वो मेघान को थैंक यू बोलकर मुस्कुराता है। ये देखकर मोमी मेघान को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। वो बस हंसकर कहती है कि यन बहुत ही क्यूट लग रहा है, वो चाहे तो मेघान का बॉय टॉय बन सकता है। यन ये सुनकर पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि इस बात पर क्या जवाब दे। मेघान उससे कहती कि अच्छे से सोच ले क्योंकि आगे चलकर उन दोनों की मुलाकात होती रहेगी। ये कहकर वो अपने ऑफिस में चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट यन से कहती कि वो थोड़ा रुक जाए ताकि उसकी आइटम का एस्टिमेट निकाल सके। तभी जेस्पर कहता है कि यन को हिडन डंजन के आइटम्स में दिखानी चाहिए। ये सुनकर वहाँ के एडवेंचरर शॉक्ड हो जाते कि यन ने एक हिडन डंजन को भी क्लियर किया। अब सब उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं पर यन को ये अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। बाद में जब वो गर्म पानी के टब में रिलैक्स कर रहा होता है तभी अचानक यूरी उसके बगल में आ जाती है। ये देखते ही यन पैनिक हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी किसी लड़की को बिना कपड़ों में नहीं देखा था। पीना भी अपनी बड़ी बहन यूरी के पीछे आती और मजाक करने लगती है कि यन का तीसरा पैर यूरी को देख कर रिएक्ट कर रहा है और यूरी को भी चिढ़ने लगती है। पर तभी यूर्सला वहाँ पर आ जाती है और इतनी तेज मैजिक चला देती है कि लगभग यन का उड़ना तय था। यन तुरंत वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है ताकि उसे और ज्यादा शर्मिंदगी ना हो जाए। बाहर जाकर उसे कीरो दिखती है जहाँ पर वो रिलैक्स कर रही होती है। वो यन को थैंक यू बोलती कि उसने पीना और उसे अपने साथ रखा क्योंकि उसने बहुत ही समय बाद पीना को इतना खुश देखा है। यन उससे कहते कि अब वो बाकी 6 बहनों को भी ढूंढने वाला है। पर ये सुनकर कीरो उदास हो जाती है और वो कहती कि बहन 6 नहीं बल्कि 7 है। ये सुनकर यन शॉक्ड हो जाता है। कीरो उसे समझाती है कि सबसे पुरानी वर्ल्ड ट्री इस दुनिया से गायब हो चुकी है पर उसका स्पिरिट कोर अभी भी पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। कीरो को पूरा यकीन है कि काइना जो कि वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है अब भी कहीं न कहीं अपने गार्डियन के साथ जिंदा है। पर प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी नहीं पता कि उसे ढूंढना कहाँ पर है। अगले दिन यन एक अच्छे मूड में उठता है और वो सोचता है कि अब उसे बाकी वर्ल्ड ट्री की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। वो जेस्पर के ऑफिस जाता है उससे बात करने के लिए पर वहाँ जाकर वो देखता है कि मोमी मेघान भी वहाँ पर मौजूद है और उसके पास उसके लिए एक खास क्वेस्ट है। मेघान बताती है कि उसका मिशन एक बेहमद नाम के मिस्टीरियस ड्रैगन को मारना है। ये ड्रैगन बहुत साल पहले डीमन लॉर्ड ने बनाया था और जब डीमन लॉर्ड गया तो वो भी उसके साथ गायब हो गया पर वो फिर से दिखाई दिया है। मेघान चाहती है कि यन उस एसएस रैंक मोस्टर को खत्म करे। जेस्पर ये साफ कह देता है कि ये मिशन उसकी जान भी ले सकता है। वो दोनों समझ सकते हैं कि अगर यन इस मिशन को रिजेक्ट कर दे और बिना किसी हेजिटेशन के वो इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। मेघान उसका शुक्रिया अदा करती है और उसका सक्सेस का दुआ करती है। अगले दिन यन उस जगह पर आता है जहाँ पर बेहमद को देखा गया था। उर्सला उसे बताती है कि एशियंट अर्थ ड्रैगन है जो कि मानव को ऑब्जर्व कर सकता है और ऐसे मैजिक बुलेट्स को फायर करते जो कि स्पेस तक को चीर सकती है। वो बताती है कि बेहमद दिन में जमीन के अंदर छुप जाते हैं। उसे बाहर निकालने के लिए यन अपनी तलवार को समन करता है और अपनी अल्टीमेट स्पेल का यूज करता है। जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और गुस्से से बेहमद बाहर आ जाता है। वो जोर से दहाड़ता है, किसने मेरी सुकून भरी नींद को डिस्टर्ब किया। जब उसकी नजर यन पर पड़ती है तो उसे लगता है कि लड़का काफी वीक है पर अभी जो स्पेल उसने चलाया था उसे देखकर बेहमद सोचने लगता है। उसे याद आता है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से वो ओपी है क्योंकि उसे खुद डीमन लॉर्ड ने बनाया था। वो हमेशा एक ऐसे ओपोनेंट की तलाश में था जो उससे एक जबरदस्त फाइट कर सके और उसे अब थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी है। वो यन से पूछता है तू है कौन। यन सीधे आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो इंसान है, तुझे मारने के लिए आया है। ये सुनकर बेहमद हंसने लगता है। मैं डीमन लॉर्ड का सबसे ताकतवर मोस्टर हूँ। यन कैजुअली कहता है कि अगर तू इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो डीमन लॉर्ड भी कुछ खास नहीं होगा, मैं उसे भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर बेहमद का गुस्सा फट जाता है कि वो हर इंसल्ट को सह सकता है पर कोई भी उसके मास्टर का मजाक उड़ा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुरंत अपनी पावरफुल मैजिकल बुलेट से फायर करता है पर यन उन्हें आसानी से डोज कर लेता है। फिर वो तेज स्पीड में बेहमद की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार से उसकी एक हाथ को काट देता है। बेहमद शौक में आ जाता है, उसके टफ स्किल्स इतनी आसानी से कट कैसे
कैसे हो गए। अब वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का सोचता है। वो जमीन के अंदर चला जाता है और सीधा यन के नीचे उसके सरफेस पर होता है। एक सेकंड में वो यन को अपने बड़े से मुंह में निगल लेता है। उसे लगता है कि अब बैटल खत्म हो गई, पर अगले ही पल उसका मुंह जोर से ब्लास्ट हो जाता है और वो हजारों टुकड़ों में उड़ जाता है। फिर भी ये सब होने के बावजूद बहमत अभी भी होश में है। बहमत को अब समझ में आ जाता है कि उसकी पहली और आखिरी बार है। उसने सिर्फ इस वजह से यन को अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि वो एक इंसान था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कमजोर आवाज में पूछते कि तूने मुझे कैसे हराया। यन कैजुअली कहता है कि मैंने तेरा काम अंदर से तमाम कर दिया। बहमत कंफ्यूज हो जाता है। यन समझाता है कि उसने पहले एनालाइज कर लिया था कि ड्रैगन की टफ स्किल्स माना ऑब्जर्व कर सकती है, मतलब बाहर से अटैक करना बेकार होता है, इसलिए उसने अल्टीमेट स्पेल से बहमत के अंदर ब्लास्ट किया, जिससे कि उसके बचने का कोई भी मौका नहीं मिला। और ये भी बताता है कि उसने एक पावरफुल बैरियर बनाया था ताकि एक्सप्लोजन का असर उस पर ना हो। बहमत समझ जाता है कि यन से लड़ना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा धुआं बनकर हवा में घुलने लगती है और सिर्फ उसके बिखरे हुए रिमाइंस ही बच जाते हैं। यन उसका अप्राइजल करता है और बहमत की एसएस रैंक स्किल कॉपी कर लेता है और उसको मिलता है मैजिकल अटैक, नलिफिकेशन, वैक्यूम और अर्थ मैनिपुलेशन। कुछ दिनों के बाद यन और यूरी एक स्पेशल इन्विटेशन पर रॉयल पैलेस पर पहुंचते हैं। ये बुलावा दिया होता है प्रिंसेस क्लाउडिया ने, जो बिना किसी परमिशन के ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती कि वो यन की दूसरी बीवी बन चुकी है। यन उसकी स्टूपिडिटी से इरिटेट हो जाता है और क्लाउडिया कैजुअली बोलती है कि मैं बस तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती थी। यन ये सुनकर रिलैक्स होता है कि तभी किंग खुद एंटर करते हैं। वो एकदम स्टिफ हो जाता है और गोड की तरह फ्रीज होकर अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है। किंग बहुत ही सीरियस दिखते हैं, पर शॉकिंग बात ये होती है कि वो भी यन को बिना किसी परमिशन के अपना दामाद मान चुके थे। किंग यन का शुक्रिया अदा करते हैं बहमत को हराने और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। वो इज्जत से झुकते हैं, पर यन हंसते हुए बोलता है मुझे नहीं, यूरी को थैंक्स बोलो, अगर वो नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। किंग यूरी का भी शुक्रिया अदा करता है और यन से कहते हैं कि उन्हें उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिर वो अपने काम के लिए निकलने लगते हैं और जाने से पहले यन को एक सिल्वर वॉच देते हैं जिस पर रॉयल एम्बलम बना होता है। इस वॉच की वजह से यन को कहीं भी बिना रोक टोक के जाने की परमिशन मिल जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, फिर वो सोचते हैं कि उसके काम आ सकती है यूरी के फैमिली के बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए। इस बीच यन के बहमत को हराने की कहानी पूरी शहर में फैल चुकी होती है। लोग अब उसे एक हीरो की तरह देखने लगते हैं, पर एक इंसान है जो कि खुश नहीं है, जोड। उसकी हालत अब एक लूजर की तरह हो गई और लोग उसे बस एक बेकार की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसे यन से जलन होने लगती कि वो इतनी जल्दी इतना फेमस और स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। वो गुस्से में अंदर ही अंदर जल रहा होता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि यन के अगेंस्ट जा सके। तभी एक टेनेड मोमी उसके सामने आती है। वो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोलती है मेरा नाम इंट है और मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं तुझे वो पावर दे सकती हूँ जो तुझे अपना बदला लेने के लिए चाहिए। यन अचानक से बुरे सपने में फंस जाता है जो उसके पास्ट की यादों से भरा था। उसे दिखाई देता है कि जोड उसके साथ हमेशा की तरह बदतमीजी कर रहा है और उसका पास्ट सेल्फ एक लूजर की तरह बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। यन गुस्से में आकर अपने पास्ट सेल्फ को चीख कर समझाने की कोशिश करता है, पर बेकार, उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती है। तभी एक और भी ज्यादा डरावना सीन सामने आता है। हेलहाउंड्स उसके आधे कटे हुए शरीर को चबा रहे होते हैं। ये देखकर यन का दिल दहल जाता है और उसे रियलाइज होता है कि अगर उसके साथ सब कुछ सही नहीं होता तो शायद से उसका यही हाल होता। उसकी लाश उससे घटिया आवाज में बोलती है कि तू सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। वो उसका मजाक उड़ाती है। सच तो ये है कि तू एक लूजर है जो बस एक वॉल ट्री से टकराने की वजह से बच गया। तू चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर ले, तू अंदर से वही वीक और बेकार आदमी है। यन चिल्लाने लगता है, पर तभी उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही वो होश में आता है उसे पता चलता है कि यूर्सला उसके पास बैठी है। वो उससे पूछती कि सब ठीक है ना। यन घबराते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम है कहाँ पर। यूर्सला उसे बताती है किंग से मीटिंग के बाद वो थकावट की वजह से गिर गया था और बस अब सोता ही रह गया था। वो कंप्लेंट करती कि यूरी तेरी वजह से बहुत ही परेशान है। ये सुनकर यन तुरंत पूछते कि वो अभी कहाँ पर है। यूर्सला कैजुअली कहती कि यूरी और पीना मूड फ्रेश करने के लिए शहर घूमने के लिए गए। यन टेंशन में आ जाता पर यूर्सला उसे रेस्क्यू करती है। रिलैक्स, मैं यूरी को रियल टाइम पर ट्रैक कर रही हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच सकती हूँ। थोड़ा शांत होने के बाद यन अपनी नाइटमेयर की बात बताता है, पर वो अपने ही दिमाग की बैंड बजाने लगता है। उसका सपना जो कह रहा था वो सच ही था। वो कन्विंस हो जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी किस्मत की देन है। अगर वो यूरी से नहीं मिलता तो शायद से आज भी वही बेकार इंसान होता। उसके अंदर एक अजीब सी गिल्टी बन जाती है, मैं सिर्फ एक यूजलेस आदमी जो कि सिर्फ लक की वजह से जीता है। दूसरी तरफ जोड एंटा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि यन जैसे लूजर के अगेंस्ट लड़ने का कोई तरीका हो सकता है। एंटा उसके दिमाग में जहर घोल देती है तो सोचता है कि यन ने मेहनत की और ये पावर ले ली है ना। वो तो बस वर्ल्ड ट्री की वजह से बिना किसी मेहनत के ओपी बन गया। जोड उसकी बातें सुनकर और भी धधक जाता है। वो गुस्से से बोलता है कि मुझे भी वही पावर चाहिए, मैं भी स्पिरिट्स आइस चाहता हूँ। एंटा एक क्रीपी स्माइल देती है और करप्टेड वर्जन ऑफ आइस समन करती है। वो जोड के फोरहेड में उस इविल आई को डाल देती है और अगले ही पल जोड चीखने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके मसल्स भी बढ़ने लगते हैं। उसके अंदर एक डार्क एनर्जी बाहर आती है और धीरे धीरे वो एक शैतानी रूप ले लेता है। एंटा इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर खुश हो जाती है। वो अपनी जुबान से अपनी लिप्स को क्रीपी तरीके से लिक करती है और हंसकी आवाज में बोलती है कि जा अपना बदला ले ले। जोड एक बुलंद चीख मारता और एक जंप से आसमान तक पहुंच जाता है। अब वो पहले से 1000 गुना ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था।
जोड चट्टानों की तरफ रूफ टॉप पर कूदता हुआ जा रहा होता है, तभी उसकी नजर अचानक से जुलियन के नए बॉयफ्रेंड पर पड़ती है। उसका गुस्सा फिर से धधक उठता है और सोचता है कि पहले इसका हिसाब चुका देता हूँ। एक पल भी देरी ना करते हुए वो सीधा उसके सामने जा गिरता है। जुलियन का बॉयफ्रेंड उसे देख कर डर जाता है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए बीच में भी आ जाता है, लेकिन जोड किसी भी तरीके से समय बर्बाद नहीं करता और सीधा उसके सर चबा जाता है। जुलियन ये देखकर हिल जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती, एक ऐसी आवाज जो जानी पहचानी होती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और तुरंत समझ जाती है कि जोड बदले लेने आया है। वो घबराहट में उसको समझाने की कोशिश करती है, बार बार माफी मांगती है और वो कहती है कि वो खुद को गिल्ट बता देगी कि उसी ने पैरालाइज स्पेल को अपनी मर्जी से चलाई थी, लेकिन जोड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। आखिर में जुलियन मजबूर होकर कहती है जो वो चाहेगा वो करेगी, लेकिन जोड बिना किसी एक शब्द बोले भी उसका सर चबा जाता है। अब जोड पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है, बिल्डिंग्स गिरने लगती है और लोग चीख चीख कर भाग रहे होते हैं। कहीं दूर यूरी और पीना ये सब देख लेती है। यूरी अपनी हीलिंग पावर का यूज करके घायल लोगों की मदद करती है। तभी काइना टेलीपैथी से जोड से कहती है छोटी मोटी जानों से खेलना बंद करे और सीधा स्पिरिट्स पर हमला करे। अगर वो स्पिरिट्स को खत्म कर देगा तो आयन उनकी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जोड को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत यूरी के पीछे आ जाता है। यूरी इतनी डर जाती है कि वो हिल भी नहीं पाती, लेकिन पीना तुरंत एक बैरियर बना लेती है। आखिरी पल में पीना और यूरी हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों भागने लगते हैं, जबकि जोड अपनी पंचेस से बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इतना उसे बताते हैं कि सिर्फ पंचेस से बैरियर नहीं तोड़ेगा, इसलिए उसे अपने स्पिरिट आई की पावर का यूज करना होगा। जोड तुरंत अपनी एंटी स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी आंख से काली रोशनी निकलती है और उसका पूरा हाथ एक डार्क ऑरा से घिर जाता है। बस एक ही मुक्के से बैरियर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जोड सीधा यूरी और पीना की तरफ कूदता है और कुछ ही समय में उनके पास पहुंच जाता है। पीना एक और बैरियर बनाती है, लेकिन जोड की एंटी स्पिरिट की पावर से वो एक झटके में ही टूट जाता है और पीना दूर जा गिरती है। वो हैरान रह जाती है, उसे यकीन करना मुश्किल होता है कि उसका बैरियर इतनी आसानी से टूट गया। उसकी आंखों में डर दिखने लगता है। तभी यूरी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि वो भाग जाए। जोड बिना समय गंवाए यूरी को पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। वो उससे कहता है कि अपनी मौत का दोष यन को देना है। यूरी चीख कर एन को बुलाती है, लेकिन जोड का हाथ उसके ऊपर आने वाला होता ही, लेकिन तभी अचानक यन तुरंत वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी सोर्ड से एक तेज वार करता है और जोड को पीछे धकेल देता है। अगली पल यूर्सला भी वहाँ पर पहुंच जाती है और यन सभी से कहता है कि वो उसकी आंख के अंदर चले जाए जब तक कि उस मोस्टर से नहीं निपट लेता। वो जोड को अपराइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिलती। बस इतना ही पता चलता है कि वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड शिमेरा है। यूर्सला भी उसे अपराइज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इटरा ने उस पर एक हाई लेवल कंसीलमेंट स्पेल लगा रखा होता है। जोड गुस्से से धधक उठता है और उसे द एन पर झपटता है, लेकिन यन आसानी से उसकी वार को टाल देता है और उसे एक जोर से लात मारकर उसके पास घर में गिरा देता है। जोड तुरंत छत को तोड़कर बाहर आता है और अपनी तेजी से एक के बाद एक हमले करने लगता है। यन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो एक बैरियर बनाता है, जोड एक झटके में ही उसे तोड़ देता है। यन समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी जोड हंसता है और वो पूछता है बस इतना ही तेरा दम है। उसकी आवाज सुनते ही यन का चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है। ये आवाज ये तो पहले भी कहीं सुना है। जोड फिर से बोलता है, उसकी आंख चमक रही होती है। मैंने भी खुद को इवोल्व किया जब से मुझे स्पिरिट आई की पावर मिली है। यन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर जोड एक और जबरदस्त हमला कर देता है और यन को रूफ टॉप तक धकेल देता है। वहाँ पहुंचकर जोड अपने हाथ फैलाता है और कहता है कि इस पावर के साथ मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच चुका हूँ। फिर वो नीचे इशारा करता है। जुलियन और उसकी बॉयफ्रेंड की लाश वहाँ पर पड़ी होती है। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, वो कहता है, और तू भी मेरे जैसा ही है ना यन? तुझे भी मुझसे बदला लेना है ना? यन उसकी तरफ देखता है और बस एक ही जवाब देता है, हम दोनों एक जैसे नहीं है, मुझे कोई भी बदला नहीं लेना है। तभी एक अजीब से साया उसके पीछे दिखाई देती है। यन के अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज, उसका दुख, उसका गुस्सा सब एक रूप लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। झूठ मत बोल यन, वो कहता है, तू चाहता है बदले लेना, सिर्फ एक बार अपने गुस्से को आजाद कर। यन अपने कान को बंद कर लेता है, लेकिन उस आवाज से छुटकारा नहीं पा सकता। ऊपर से जोड भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। यन अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन तभी बस कर यूरी सामने आ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। यन तेरे जैसा नहीं है जोड, वो कभी भी बदला लेने के सपने नहीं देखेगा। फिर यूर्सला भी सामने आती है। यन तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा, तू सिर्फ ताकत में नहीं मन से भी बहुत ही मजबूत हो चुका है। यूरी मुस्कुराती है और मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। यन के मन में एक नई रोशनी जगती, वो अपनी इनसिक्योरिटीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और एक तेज सुनहरी रोशनी उसके चारों तरफ फैल जाती है। उसके अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज जलकर राख हो जाती है। जोड भी एक पल के लिए रुक जाता है। इतनी शक्ति। यूर्सला मुस्कुराती है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता यन। लेकिन जोड मानने वालों में से नहीं था। चाहे जो हो जाए मैं तुझे मार कर रहूंगा। वो एकदम झटकता है और एन की तरफ झपटता है। एन हिलता भी नहीं, वो सिर्फ उसके करीब आने का इंतजार करता है और जैसे ही जोड पहुंचता है, यन एक ही मुक्के में उसका पूरा शरीर रोड पर जा गिरता है। जोड हिलता डुलता है, उसे यकीन नहीं होता है हारा कैसे, लेकिन जब वो देखता है तो यन उसकी तरफ धीरे धीरे चलता आ रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे वो जोड पर दया कर रहा हो। जोड गुस्से में आकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यन एक बैरियर समन करता है जो उसकी डार्क पावर को रोक देता है। यूर्सला जोड से कहती है कि उसको सिर्फ थोड़ी सी पावर मिली
लिए उस स्पिरिट से जो कि उसके पीछे, और इस हालत में ओयन को नहीं हरा सकता। जोड गुस्से में काइना से कहते कि उसको और पावर दे, और काइना खुशी खुशी उसकी बात को मान लेती है और इससे जोड और भी ज्यादा म्यूटेट हो जाता है। जोड यन से कहते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन यन अपनी सोर्ड को समन करता है और एक पावरफुल स्लेश से उसका शरीर और उसके करप्टेड स्पिरिट आई को तोड़ देता है। लेकिन फिर भी जोड किसी तरह अटैक से बच जाता है। थोड़ी देर के बाद गार्ड्स वहां पर आते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। यन उसको ले जाते हुए देखता है और वो सोचते हैं कि किसी ने जोड की कमजोरी और डिस्परेशन का फायदा उठाया। रात को इटना उस करप्टेड स्पिरिट की आई का टूटा हुआ हिस्सा कलेक्ट करती है, जो कि असल में रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो यन की पावर और स्किल के डाटा को इकट्ठा कर रहा था। वो यन की एबिलिटीज देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन इस बात से थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी होती है कि यन ने जानबूझकर अपनी पावर्स को रोका ताकि जोड की जान ना ले लेकिन इटना ने जोड की मेमोरीज को सील कर दिया ताकि वो कोप्स को उसके बारे में कुछ भी ना बता सके। उसके बाद वो अपने बेस की तरफ चली जाती है और डीमन लॉर्ड से वादा करती है कि वो उसे किसी भी हाल में वापस जिंदा करेगी। अगले दिन आयन चाय पी रहा होता है और तभी यूरी उसके पास आती है। वो थोड़ी शर्मा रही होती है और एक्साइटमेंट में फिटगट करती है और फिर एन से कहती है कि वो उसे किस करे। यन ये सुनकर शौक हो जाता है और पसीने पसीने हो जाता है क्योंकि उसने अपने सपने में भी कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था। वो यूरी से कहता है कि उसका मजाक बंद करे, लेकिन यूरी सीरियसली कहती है कि ये एक रिचुअल है जो कि एक स्पिरिट और उसके गार्डियन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तभी यूर्सला भी काउच के पीछे आ जाती है और वो खुद इस बात से खुश नहीं होती, लेकिन कंफर्म करती कि यूरी जो कह रही है वो सच है। वो एक्सप्लेन करती कि अब तक यन सिर्फ एक गार्डियन इन ट्रेनिंग था और उसका कनेक्शन यूरी के साथ स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से कभी भी उसका माना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था और कभी भी जो यूरी के लिए बहुत ही डेंजरस था। अब जब यन अवेकन हो चुका तो यूरी को उसके साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म करना चाहिए ताकि उसका कनेक्शन स्टेबल हो सके। यन उसको समझाता है और वो सोचता है कि अगर वो यूरी के हाथ पर एक छोटी सी किस कर दे तो शायद से कॉन्टैक्ट बन जाएगा। लेकिन तभी पीना और कीरो वहाँ पर आ जाते और वो मजे लेने लगते हैं। वो कहते कि यन को एक सिंपल किस नहीं बल्कि एक फुल स्मोच करना चाहिए जिसमें कि थोड़ी सी टंग एक्शन भी हो। यन गुस्से में कहते कि अगर वो ये सब देखना चाहते तो उसका जाकर ओनली फैंस सब्सक्राइब करे सिर्फ 39 रुपए में। यूर्सला उन्हें डांट देती है और वो कहती है यन और यूरी को थोड़ा प्राइवेसी दो। सब वहाँ से चले जाते हैं और यूरी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और किस के लिए तैयार हो जाती है। यन शौक में पड़ जाता है क्योंकि अब सच में ये होने वाला है। एक्साइटेड होकर वो यूरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अफसोस यन चलते चलते जॉन सीना की टांग से टकरा जाता है और लिप्स किस करने की बजाय गलती से यूरी की माथे को चुंबन कर लेता है। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए काफी होता है। यन तुरंत लेवल अप कर जाता है और यूरी खुशी से पिघल जाती है। दूसरी तरफ काइना डीमन रिले में पहुंचती है और एक हाई रैंकिंग क्रॉस डीमन फैल्को से मिलती है। वो उससे कहती है कि उसके पास एक सीधा ऑर्डर है डीमन लॉर्ड का, उसको एक इंसान को मारना है। फैल्को को ये सुनकर कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता, पर वो कहता है कि एक आम इंसान को मारने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जब इटना उससे कहती कि वही इंसान है जो कि भाई को हरा चुका है, तब भी फैल्को कन्विंस नहीं होता। तब इटना उससे अपने चार्म का इस्तेमाल करती है और उसे सेड्यूस कर लेती है। फैल्को तुरंत एक बेटा सिंप बन जाता है और वो इटना से कहता है कि वो एन को फटाफट खत्म कर देगा। वो बिना देरी की एक पोर्टल को ओपन करता है और फुल स्पीड से उड़ता है और वैन के घर की तरफ निकल पड़ता है। उसको पूरा यकीन होता है कि उसकी स्पीड उसे आसानी से जीत दिला देगी, लेकिन यन को पहले ही उसकी आहट महसूस हो चुकी होती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। फैल्को उसके सामने रुकता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन यन उसे शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं। फैल्को ये सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है और फुल स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यन के लिए वो स्लो मोशन में चल रहा होता है। एक सेकंड के अंदर यन उसे थप्पड़ लगाता है और उसके पास पहुंच जाता है। फिर बिना किसी शोर शराबे के वैक्यूम बुलेट्स चलाकर उसे खत्म कर देता है। साथ ही साथ वो फैल्को की विंड कंट्रोल और सुपर स्पीड एबिलिटीज को भी अब्सॉर्ब कर लेता है और सोचता है कि आखिर ये डिमंस उसे टारगेट क्यों बना रहे हैं। इस फाइट की आवाज सुनकर यूरी और बाकी सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं। अगले दिन यन रॉयल पैलेस की फोरबिडन लाइब्रेरी में जाता है ताकि हिडन डंजन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता कर सके। वहाँ उसका स्वागत करने के लिए प्रिंसेस क्लाउडिया होती है जो उसे गाइड करती है। किंग ने जो रॉयल वॉइस दी थी उसकी वजह से यन को लाइब्रेरी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्लाउडिया उसे बताती कि सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते जिनके पास किंग और लाइब्रेरियन दोनों की परमिशन हो। वो आयन से कहती कि वो गेट से एंटर करके देखे। आयन बिना किसी दिक्कत के अंदर चला जाता है, जबकि यूरी उसके पीछे पीछे आने की कोशिश करती है तो इनविजिबल होकर टकरा जाती है। तभी यूर्सला भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होती है और देखती कि ये इनविजिबल वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे भी बाहर रोक रही है। इसका असर इतना ज्यादा होता है कि यन और यूरी के बीच का कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। आयन को अब चिंता होने लगती है, लेकिन वो सोचते है कि उसे जल्दी से जो चाहिए वो ढूंढना चाहिए। जब वो लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है तो वो देखते है कि वहाँ पर हजारों किताबें और उसको समझ में नहीं आता कि जो उसको चाहिए वो कौन सी है। तभी अचानक उसकी नजर एक लकड़ी पर पड़ती है जो कि गिर रही होती है। आयन बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन में आता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़की थोड़ी शर्माती है और आयन का शुक्रिया अदा करती है। आयन उससे पूछते है कि तुम गिरी कैसे। वो बताते है कि वो लाइब्रेरी के टॉप पर बैठी किताब पढ़ रही थी और उसमें इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब नीचे गिरी। फिर वो मैजिक का यूज करके अपनी किताब वापस जगह पर रख देती है और अपना परिचय देती है। उसका नाम एलिस है और वो यहाँ की लाइब्रेरियन है। एलिस कहती कि उसे इस जगह की हर किताब का लोकेशन पता है। आयन तुरंत उससे पूछते क्या उसकी मदद कर सकती है। वो बताता है कि उसे एक किताब चाहिए जो कि हिडन डंजन के बारे में हो, ताकि वो एक खास इंसान को उसकी फैमिली से मिलवा सके। ये सुनते ही एलिस थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन वो आयन को किताब दे देती है और फिर एक अजीब सा सवाल पूछती यूरी कैसी है। आयन हैरान हो जाता है कि एलिस को
यूरी के बारे में कैसे पता चला। तब एलिस बताती है कि वो भी वर्ल्ड ट्री स्पिरिट्स में से एक है और उसे एन की आंखों से यूरी का स्पिरिट कोर दिखाई दे रहा होता है। एन ये सुनकर हिल जाता है, लेकिन तभी अचानक एलिस का गार्डियन आयाइका वहाँ पर आ जाता है और उसे डांटने लगता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि लाइब्रेरी में एक मेहमान आया। लेकिन आयन और आयाइका की बात तुरंत जम जाती। फिर आयाइका बताता है कि एलिस की बहन लाइब्रेरी के बाहर इंतजार कर रही है। आयन ये सुनकर सोचता है कि बाहर जाकर उनसे मिलने, लेकिन आयाइका उसे रोकता है। वो कहता है कि ये लाइब्रेरी रॉयल प्लेस के अंदर नहीं है, बल्कि एक हिडन डंजन जो कि सिर्फ एक स्पेशल पोर्टल से एक्सेस होता है। वो समझाता है कि ये पोर्टल बहुत ही स्ट्रिक्ट है और सिर्फ वही इंसान अंदर जा सकता है जिसे किंग और एलिस की परमिशन मिली हो। और यूरी और पीनट जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो वर्ल्ड ट्री स्पिरिट और लाइब्रेरी के बीच का पूरा कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। आयाइका साफ कहता है कि अगर एन चाहता है कि उसकी लड़की एलिस से मिल सके तो उसे हिडन डंजन का असली लोकेशन ढूंढना होगा और उसे सही से क्लियर करना होगा। एन एक और सोल्यूशन सजेस्ट करता है कि क्या मैं एलिस को लाइब्रेरी के बाहर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन आयाइका तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। एलिस एक वीकलिंग है जो कि लड़ नहीं सकती और उसका लाइब्रेरी से बाहर जाने का कोई इरादा भी नहीं है। एलिस ये सुनकर और भी उदास हो जाती है और एन उसके करीब जाता है और समझ जाता है कि वो अननोन वर्ल्ड से डर रही है। वो उससे बताता है कि मैं भी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन यूरी और दूसरे की मदद से मैं स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बना। फिर वो एलिस से वादा करता है कि अगर तुम दुनिया देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्टर बना रहूंगा। एलिस ये सुनते ही थोड़ा शर्मा जाती है और फिर एन उससे कहता है कि वो कल उससे दोबारा मिलेंगे जब उसे हिडन डंजन के एंट्रेंस मिल जाएगा। अगले दिन जब आयाइका एलिस की देखभाल कर रही थी तो उससे पूछती क्या वो बाहर जाना चाहती है। उसे पता है कि एलिस थोड़ी डरी हुई है, लेकिन उसके चेहरे से आसानी से समझा जा सकता है कि उसे बाहर जाने का मन है। तभी एलिस कहती है कि उसे एन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और जो कुछ भी अभी हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा था, लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं है कि उसे बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं। आयाइका उसे हिम्मत देती है और वो कहती है कि उसे अपने पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ जाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो वो भी हमेशा वापस जा सकती। तभी एन रॉयल प्लेस के रास्ते लाइब्रेरी आ जाता है क्योंकि उसे अभी तक हिडन डंजन का एंट्रेंस नहीं मिला होता है। आयाइका एलिस की पीठ थपथपाती है और उससे कहती है कि एन पर भरोसा करना चाहिए। साय एलिस धीरे से एन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बाहर की दुनिया दिखाए। ये सुनकर एन बिना किसी झिझक के उसकी अपनी बाहों में उठा लेता है और एक लंबी छलांग मारकर लाइब्रेरी से सीधा हिडन डंजन में पहुंच जाता है। आयाइका भी उनके पीछे वहां पर पहुंचती और एलिस का स्पिरिट कोर एन को देती है ताकि वो भी उसके साथ वहां पर आ सके। साथ ही वो एक अपना क्लोन भी बना देती है क्योंकि वो यूर्सला की तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकती। अब एन और लड़की टीम हिडन डंजन एक्सप्लोर करना शुरू करती है। एलिस की स्टेमिना काफी कम होती, इसलिए आधे रास्ते तक एन उसको अपनी पीठ पर उठा लेता है। बिना यूर्सला की मदद से भी एन मोस्टर से लड़ता रहता है। एक समुराई बॉस से लड़ने में उससे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आखिर में वही जीतता है। जब सब एग्जिट गेट तक पहुंचते तो एलिस थोड़ी उदास लगती क्योंकि उसे लगता है कि बाहर जाने के बाद एन उसे नहीं उठाएगा। ये देखकर एन उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी उठाए जाने का मन हो तो वो बस कह देना। ये सुनकर एलिस इतनी खुश हो जाती कि आयाइका उन दोनों के बीच की बढ़ती हुई केमिस्ट्री को देखकर फैनगर्ल बन जाती है। थोड़ी देर के बाद एन घर पहुंचते जहाँ पर यूरी एलिस को देखती उसे गले लगाने लगती है, पर एलिस उसे दूर धकेल देती क्योंकि उसे लोगों का टच पसंद नहीं है। दूसरी तरफ यूर्सल आयाइका के सामने थोड़ी स्टिफ हो जाती है क्योंकि वो गार्डियन हायरार्की में उसकी सीनियर होती है। यूरी फिर आयन को टाइटली गले लगा लेती क्योंकि उसने उसकी बड़ी बहन को बाहर निकाला। ये देखकर एलिस जेलस हो जाती है और पीना उसकी बात को समझ जाती है और एलिस को दूर चलने के लिए कहती है। एन को टाइट हक कर लेती है, फिर मजाक में कहती है कि एन का एक हाथ अभी फ्री है और जैसे यूरी उसे पकड़ने के लिए जाती है एलिस फटाफट आगे आकर एन के हाथ से चिपक जाती है। पीना उसका मजाक उड़ाती है और एन सोचता है कि अब उसकी लाइफ और भी मुश्किल होने वाली है क्योंकि अब सिर्फ उसको वर्ल्ड ट्री स्पिरिट की ही नहीं बल्कि उनकी माओ को भी संभालना पड़ेगा। उन सब से बचने के लिए एन सीधा सौना में भाग जाता है, लेकिन ये लड़कियां भी पीछे पड़ जाती है और वहाँ से उसका पीछा करती है। वहाँ पर सब एन से पूछने लगते कि उसे एलिस पसंद है। एन कितनी भी कोशिश कर ले वो इनसे नहीं बच सकता, लेकिन तभी यूर्सला आगे आती है और सभी को बताती है कि किसी को भी किसी से प्रश्न सवाल नहीं पूछना चाहिए। आयन उसे बचाने के लिए यूर्सला का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अब एक नया प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रहा है। आयन को डर लगता है कि अगर ये स्टेमी ब्यूटीज उसके आसपास रही तो कहीं उसका वर्ल्ड ट्री राइस ना हो जाए। वो लड़कियों से कहते हैं कि उसे और ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो सौना से निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक एलिस उस पर गिर जाती है। आयन देखता है कि उसे यहाँ पर रहने में दिक्कत हो रही है। वो उससे कहता है कि अगर उसे तकलीफ हो रही तो उसे अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। एलिस धीरे से कहती है कि चाहे जो भी वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन उसकी बहनें समझाती कि ये बात उनसे ही कह रही है। वो तुरंत उससे चिपक जाती है और वो कहती कि अब वो हमेशा साथ एडवेंचर पर जाएंगे। गार्डियंस को समझ में आ जाता है कि इन लड़कियों ने एलिस का कन्फेशन ब्लॉक कर दिया, लेकिन उन्हें इसमें ज्यादा दखल देना पसंद नहीं होता। इसके बाद आयन सीधा उर्सला के पास जाता है और उसे कहते हैं कि वो एलिस के स्पिरिट को उसकी आंख में डाल दे। यूर्सला मान जाती है, फिर आयाइका उसको अपना सेज स्टोन दे देती है ताकि एन उसकी पावर को भी यूज कर सके। यूर्सला दोनों चीजें एन के अंदर अब्सॉर्ब करवा देती है। एलिस ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उसकी तरफ चलने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। गिरने से बचने के लिए वो एन का सहारा लेने लगती है, लेकिन गलती से उसका पैंट खींच देती है और सबके सामने मार्शल वुड का दर्शन हो जाता है। अगले दिन एन जस्पर और मेघान से मिलने के लिए जाता है,
वो बताते कि उनके पास राजा की एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है जो कि सिर्फ आयन ही पूरा कर सकता है। रिक्वेस्ट कुछ डीमन से जुड़ी हुई है जो कि एक हीरो के बनाए डायमेंशनल बैरियर की वजह से हमेशा के लिए ह्यूमन रिलेम से निकाल दिया गए थे। लेकिन अब कुछ डीमंस एक जगह रैग टेरिटरी पर हमला कर रहे हैं। कोई भी नॉर्मल एडवेंचरर उनसे लड़ नहीं सकता। जेस्पर और मेघन आयन से कहते हैं कि वो इनसे पहले निपट ले जब तक कि ये और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। आयन तुरंत अपनी हैरम का एक मीटिंग बुलाता है और वो डिसाइड करते कि वो ये मिशन एक्सेप्ट करेगा। इसी बीच रैग टेरिटरी में कुछ लोग स्टोन हेंज की तरफ जा रहे होते हैं। एक खुश मिजाज लड़की मिया अपने पिता से पूछती कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उसका पिता घबराहट में कहते कि वो उसकी माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं जो कि अब स्वर्ग में। सब लोग स्टोन हेंज के सामने रुकते हैं। तभी अचानक एक हाइड्रा डीमन पत्थरों के बीच से बाहर आता है। मिया का पिता उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना होता है कि हाइड्रा उसे उसकी माँ के पास ले जाएगा। लेकिन मिया सच्चाई जानती थी क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसे बलि चढ़ाने के लिए यहाँ पर लेकर आया गया है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाती है और पूरे गाँव की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही हाइड्रा उसे निगलने लगता है उसके पिता का मन बदल जाता है। वो हाइड्रा से विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे और उसकी जगह पर उसे खा ले। हाइड्रा उन्हें याद दिलाता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट यह था कि हर महीने एक लड़की की बलि चढ़ानी पड़ेगी तभी गांव सुरक्षित रहेगा। गांव वाले अपना वादा तोड़ रहे इसलिए उन्हें सजा देने के लिए अपनी जहरीली सांस को छोड़ता है। सब लोग बेहोश हो जाते बस एक मिया को छोड़कर। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगती है लेकिन हाइड्रा उसे निगलने वाला होता ही है। लेकिन अचानक ही वहाँ पर आयन आ जाता है और वो बैरियर बनाकर उस लड़की की रक्षा करता है। यूर्सला उसको चेतावनी देती कि ध्यान से रहे क्योंकि हाइड्रा एक एसएस रैंक मॉन्स्टर है जिसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन है। एंड यूर्सला से कहता है कि सबसे पहले सभी लोगों को हाइड्रा के पॉइजन से बचाना जरूरी है। यूर्सला एक ही बार में सभी को क्योर कर देती क्योंकि उसकी पावर्स लेवल अप हो चुकी होती है यानी कि आई के साथ। उसके बाद आयन सभी विलेजर्स से कहते हैं कि यहाँ से निकल जाए क्योंकि हाइड्रा का सामना वो खुद करेगा। लेकिन किसी को भी यकीन नहीं होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तभी आयन अपनी तलवार को निकालता है और एक ही अटैक में हाइड्रा के हजारों टुकड़े कर देता है। ये देखकर सभी विलेजर्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो वही हीरो जिसने की एशियन ड्रैगन को मारा था। जब यूर्सला हाइड्रा की एबिलिटीज को देख रही होती है तभी विलेजर्स आयन का धन्यवाद करते हैं उसकी जान बचाने के लिए। आयन उनसे कहते हैं कि उन्हें रीजन के लॉर्ड से मिलना है। ये सुनते ही विलेजर्स अचानक से उदास हो जाते हैं। वो आयन से कहते कि चाहे उसने उन्हें हाइड्रा से बचा लिया लेकिन अगर वो मर जाते तो शायद से बेहतर होता। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। आयन ये सुनकर डिटरमाइंड हो जाता है उसे लॉर्ड से मिलकर यहाँ के हालात समझने चाहिए। जल्द ही वो लॉर्ड के ग्रैंड मेंशन में पहुंचता है और लॉर्ड से मिलने का फैसला करता है। वो अंदर जाकर जोर से चिल्लाता है कि कोई है। तभी इस रीजन का लॉर्ड नेगान बाहर आता है लेकिन वो बिल्कुल भी बेवकूफ और लापरवाह इंसान जैसा लगता है। दोनों साथ में चाय पीते हैं और तभी आयन उसको बताता है कि यहाँ इस रीजन में हो रहे डीमंस के हमले के बारे में जानने आया। न्यून उससे शांत स्वर में कहते कि यहाँ आसपास कोई भी डीमंस नहीं है और जो गिल्ड रिपोर्ट्स मिली थी वो बस बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है क्योंकि यहाँ मोस्टर की संख्या वैसे ही ज्यादा है। आयन फिर भी कहते कि वो यहाँ पर कुछ दिन रुकना चाहता है और रात को पेट्रोल करेगा ताकि वो कंफर्म कर सके। ये सुनते ही लॉर्ड की पर्सनैलिटी अचानक से बदल जाती है। उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है और वो शोक में पहुंच जाता है। आयन ने हाइड्रा को कैसे मार दिया। लॉर्ड गुस्से में चिल्लाता है कि हाइड्रा वो एकमात्र चीज थी जो कि फॉरेस्ट को मोस्टर विलेज पर हमला करने से रोकी हुई थी। आयन गुस्सा होता है और वो कहता है कि ये गलत है। विलेजर्स को बचाने के लिए हाइड्रा से डील की गई क्योंकि हाइड्रा हर साल एक इंसान की बलि मांग रहा था। नेउन उससे बिना शर्म के कहता है कि आदमी की बलि देना कोई बड़ी बात नहीं थी अगर इससे पूरे रीजन की रक्षा हो रही थी। वो आयन से कहता है कि तुम लोग बस मोस्टर्स को मारकर वापस चले जाओगे लेकिन इस रीजन के लोग तुम्हारी वजह से दुख भोगने वाले। ये कहकर वो गुस्से में रूम के अंदर चला जाता है और आयन कंफ्यूज होता है अब उसको क्या करना चाहिए। मेंशन से निकलने के बाद न्यून एक मैजिक मिरर के सामने जाता है और उसमें अपनी रिफ्लेक्शन से बात करता है। वो अपने रिफ्लेक्शन को शैडो कहता है और घबराहट में बताता है कि आयन ने हाइड्रा को मार दिया। शैडो उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, हम हाइड्रा की जगह दूसरा मोस्टर्स ढूंढ लेंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आयन है। शैडो ने उनको बेवकूफ बनाकर कहता है कि आयन एक डीमन है क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा रैंक मोस्टर हाइड्रा को नहीं मार सकता। फिर वो न्यून से कहता है कि अगर उसको टेरिटोरी की रक्षा करनी तो आयन को मरना होगा। न्यून इस बात पर तुरंत यकीन कर लेता है और आयन को खत्म करने की तैयारी शुरू कर देता है। ये देखकर शैडो हंसने लगता है और वो कहता है कि इंसान कितने आसानी से बहका दिए जाते हैं। अब बस थोड़ी और प्लानिंग के बाद वो मैजिक मिरर से बाहर आकर न्यून के शरीर को कब्जे में ले लेगा। दूसरी तरफ आयन विलेज का हाल देखकर हैरान रह जाता है। विलेज की दीवारें पूरी तरीके से टूटी हुई होती है और कहीं भी रखवाले नहीं होते। जब वो विलेजर्स न्यून के बारे में पूछते तो जैसे ही उसका नाम सुनते वो तुरंत भागने लगते हैं। आयन समझ जाता है कि सभी लोग उससे डरते हैं। वो कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है जो कि विलेज की सच्चाई बता सके। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि अकेला बैठकर अपने खेतों की तरफ देख रहा होता है। खेत मोस्टर के हमले से बर्बाद हो चुका होता है। जब हाइड्रा मरी थी तभी मोस्टर ने उसका पूरा खेत तबाह कर दिया। वो आदमी आयन से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उस जैसे लोग उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ये बात सुनकर आयन को थोड़ा बुरा महसूस होता है लेकिन तभी वो तुरंत अपने मैजिक का यूज करता है और वो सबसे पहले अपनी मैजिक से खेतों को फिर से तैयार करता है और तुरंत ही मैजिक सीड्स को उगाकर नए सब्जियां उगाने लगता है। फिर वो अर्थ मैजिक का यूज करके विलेज के आसपास एक मजबूत और ऊंची दीवार बना देता है ताकि मोस्टर्स अंदर न आ सके। ये सब देखकर फार्मर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। आयन उससे कहता है कि अभी हार मान लेने का समय नहीं आया। ये सुनकर फार्मर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके शब्दों ने निगान के पिता की याद दिला दी थी। फार्मर कहता है कि पहले का जो लॉर्ड था वो एक ईमानदार और हिम्मत वाला इंसान था लेकिन जैसे
जैसे ही वो मरा और उसका बेटा निगाह लोड बना, सब कुछ खत्म हो गया। नेओन के पावर में आते ही हाइड्रा यहाँ पर आया और उसने बिना सोचे समझे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसने विलेज की सुरक्षा के लिए रकम देना बंद कर दी, लेकिन टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि लोग तड़प गए और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। धीरे धीरे सबने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन अब उसे लगता है कि आयन की वजह से अब एक नए भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। ये सुनकर आयन इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से एलिस की एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और आयन देख लेता है कि एक बड़ा मॉन्स्टर का झुंड विलेज की तरफ बढ़ रहा है। तभी यूरी वहाँ पर आकर पूछती क्या सब कुछ ठीक है। आयन उससे कहता है कि वो सब मॉन्स्टर को खत्म कर देगा ताकि कोई भी विलेज को नुकसान न पहुंचा सके। वो तुरंत दीवार पर चढ़ता है और वो देखते हैं कि हजारों मॉन्स्टर्स विलेज की तरफ दौड़ रहे हैं। ये देखकर पहली बार आयन घबरा जाता है क्योंकि ये लड़ाई उसके लिए आसान नहीं होने वाली। जैसे ही वो नीचे उतरता है यूरी उसके पीछे अगर पूछती कि अब क्या करेंगे, और सच कहूं तो आयन को खुद भी नहीं पता होता, लेकिन जब वो विलेजर्स की उम्मीद को हारते हुए देखता है तो वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उनकी रक्षा करेगा। आयन यूरी को अपने आँख के अंदर जाने के लिए कहता है और फिर एक जोर का जंप लगाता है। ऊपर से एक बड़ी वैक्यूम बुलेट रिलीज करती ताकि कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर सके और बाकी को डरा सके, लेकिन वो प्लान काम नहीं करता और मॉन्स्टर बिना किसी देरी के विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आयन की तरफ तेज गति से लीप मारते और वो उनके पहले अटैक से बच जाता है। ये मंकी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर जितना सोचा था उससे भी ज्यादा फास्ट और चालाक होते हैं। वो हवा में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते और एक कॉम्बो अटैक करते जिससे कि उनकी स्पीड और बढ़ जाती है। आयन तुरंत अपनी सुपर अप्राइजल स्किल एक्टिवेट करते हैं जिसकी मदद से वो सब कुछ स्लो मोशन में देख पाता है। फिर वो अपने एक पावरफुल अटैक से उन सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद वो एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि कुछ मॉन्स्टर्स को रोक सके और उन्हें एक बड़ी वैक्यूम बुलेट से खत्म कर देता है, लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स चुपके से उसके पीछे आ जाते हैं। आयन तुरंत एक और स्किल का यूज करता है और अपने क्लोन्स मॉन्स्टर्स के पीछे क्रिएट कर देता है। फिर वो स्टील थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है, उन सभी को काट देता है। विलेजर्स जो अब तक मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं और रुक जाते हैं और शोक में आकर आयन को देखने लगते हैं। वो विश्वास नहीं कर पाते कि एक अकेला इंसान इतने सारे मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता होती कि आयन अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है। यूर्सुला उसे वॉर्न करती कि अगर उसने ऐसे ही फाइट किया तो वो गिर जाएगा, लेकिन आयन विलेज को बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। वो अपनी तलवार को समन करता है और ऐसे स्टेंस लेता है जिससे कि वो एक ही बार में सभी मॉन्स्टर को हरा सके, लेकिन यूर्सुला उसे रोकने की कोशिश करती क्योंकि अगर उसने ये अटैक किया तो उसका शरीर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। आयन हार मानने से इनकार कर देता है, चाहे मॉन्स्टर्स उस पर एक साथ ही क्यों न अटैक कर रहे हो। वो अपनी तलवार को पूरी सख्ती से खींचता है और एक तेज अटैक मार देता है, सारे मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है और उस अटैक के साथ ही वो अपनी लिमिट पार कर लेता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी यूरी उसकी आंख से बाहर आती है और उसको अपनी होली वाटर से हील करने लगती है, लेकिन आयन ने अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया होता है कि होली वाटर को भी उसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब उसको थोड़ा बेटर महसूस होता है तो वो यूरी का शुक्रिया अदा करने के लिए उठता है, पर उसके सामने यूरी नहीं एक लड़की मिया खड़ी होती है जो खुशी से उसकी तरफ कूदती है और सभी को भगवान कहकर पुकारती है। बाकी विलेजर्स वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और आयन का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर उनकी जान बचाई, लेकिन जो फार्मर उसकी मदद कर चुका था उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सभी विलेजर्स से पूछते हैं कब तक वो सब डर के साए में जीते रहेंगे। वो कहते हैं कि हमने अपनी जान नियोन के हाथों में सौंप दी है, लेकिन आखिरकार हमें एंड में जाकर हाइड्रा के लिए बलि देनी पड़ी। हम सभी अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और जब आयन अकेले हजारों मॉन्स्टर से लड़ रहा होता तो हम सब बस उसको दूर से देख रहे थे। वो आदमी सभी विलेजर्स को इंस्पायर करता है कि वो अपनी जिंदगी और जिम्मेदारी खुद ले और डर के साए में जीना छोड़ दे। सभी विलेजर्स जोश में आ जाते हैं, उस आदमी का साथ देते हैं और आयन ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो यूरी से कहने लगते कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उसने उसे बचाया था। तब भी उसने आयन की जिंदगी को बचाया था और उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हौसला दिया। और अब जब उसने यही चीज विलेजर्स के साथ की तो उसे लगता है कि जैसे वो भी यूरी की तरह एक बेहतरीन इंसान बन गया है। लेकिन तभी विलेजर्स उनका ये मोमेंट तोड़ देते और जोर से चिल्लाते हैं कि अब वो कभी भी नेगुन को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। और जैसे ये बात खत्म होती है नेगुन वहाँ पर आ जाता है। वो गुस्से से पूछते कि वो सब उसके बारे में क्या बात कर रहे थे। विलेजर्स उसे देखकर घबरा जाते हैं, पर उनका लीडर हिम्मत दिखाता है। वो साफ कह देती कि अब से वो नेगुन की नहीं बल्कि आयन की बात सुनेंगे क्योंकि वही था जिसने उनकी जान बचाई। नेगुन ये सुनकर सिर्फ हंस देता है। फिर वो विलेजर्स से कहते हैं कि आयन सिर्फ उनका बेवकूफ बना रहा है। वो दावा करता है कि आयन खुद राक्षस है जिसने खुद मॉन्स्टर अटैक प्लान किया था सबको अपने वश में करने और इस जगह पर राज करने के लिए। लेकिन विलेजर्स उस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते कि आयन अगर सच में राक्षस भी होता तो भी वो न्यूगिन के जैसा नालायक से अच्छा है। न्यूगिन ये सुनकर पैनिक में आ जाता है। विलेज लीडर उससे कहते हैं कि उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो कि उनके साथ लड़े, बिल्कुल उसके पिता की तरह। न्यूगिन की हालत अब खराब होने लगती है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा होता है और वो शैडो से मदद मांगता है। शैडो उसे एक मिरर निकालने के लिए कहता है जो न्यूगिन अपने गले में एक पेंडेंट की तरह पहना है। आयन को उस मिरर से अजीब एनर्जी महसूस होती है, पर जब वो उसे अप्राइज करने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। तब उसको समझ में आता है कि उस पे किसी ने हाई लेवल कंसोलमेंट स्पेल डाल रखा है। वो तुरंत न्यूगिन के हाथ से मिरर छीनने की कोशिश करता है, पर तब तक वो देर हो चुकी होती है। न्यूगिन पूरी तरीके से अंधकार में समा चुका होता है। उसकी आंखों के सामने एक अलग ही दृश्य होता है।
वो एक खून से भरे गोबलेट के पास बैठा होता है जिसमें की लाल लहर बाहर आ रही होती है। शैडो उसके सामने होता है। न्यूगिन उससे सलाह मांगता है। शैडो उससे एक ही बात कहता है, जो तुझे मारना चाहते तो उसे मार डाल जैसा उन्होंने तेरे पिता को मारा। न्यूगिन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। तब शैडो उसे उसके पिता की असली मौत याद दिलाने का फैसला करता है। बचपन में न्यूगिन अपने पिता को अपना आदर्श मानता था। वो एक ऐसे शख्स थे जो कि सबसे प्यार करते थे और सब उनकी इज्जत करते थे। न्यूगिन भी उनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। विलेज के बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी बीमारी उन तक पहुंच जाएगी। न्यूगिन इस बात से टूट गया था और फिर एक दिन उसने कुछ लोगों को ये बात करते हुए सुना कि न्यूगिन को उनका लोड एक डंपस्टर में छोड़ा हुआ मिला था, इस वजह से वो उनसे अलग दिखता था। ये सुनकर छोटे न्यूगिन का दिल टूट गया और वो वहाँ से भाग गया। दौड़ते दौड़ते वो एक पल में गिरता है और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी शैडो ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और उसके सामने एक पैडल के रिफ्लेक्शन में पहली बार दिखाई दिया। न्यूगिन अपनी परछाई से बात करता देख बहुत ही हैरान हो गया था। तभी शैडो ने उससे कहा कि उसका काल्पनिक दोस्त है क्योंकि उसके पास कोई भी असली दोस्त नहीं है। न्यूगिन ने इस बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया क्योंकि उसके पास सच में दोस्त की जरूरत थी। उसके बाद शैडो ने उससे वादा किया कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। उस दिन के बाद न्यूगिन अपना सबसे ज्यादा वक्त शैडो के साथ बिताने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता काफी बीमार लग रहे थे और ये देखकर वो परेशान हो गया। तभी शैडो ने अपनी असली चाय बनाई। उसने न्यूगिन से कहा कि अगर अपने पिता के लिए एक औषधि वाली चाय बनाएगा तो उनकी तबीयत सुधर जाएगी। न्यूगिन ने बिना सोचे समझे शैडो की बात मान ली और एक एंटीफैटिक जड़ी बूटी से चाय बनाकर अपने पिता को रोज पिलाने लगा। पर दिन ब दिन उनकी तबीयत और बिगड़ती गई और एक दिन उनकी मौत हो गई। न्यूगिन अपने पिता की मौत से टूट गया था और उसे ये भी डर था कि वो गांव का ध्यान कैसे रखेगा। पर तभी शैडो ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा और सब कुछ परफेक्टली हैंडल करेगा। पूरी कहानी देखने के बाद भी न्यूगिन समझ नहीं पाया कि शैडो उसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो तो एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो कि थकान दूर करती थी, पर उसके पिता कैसे मर गए। शैडो उस पर जोर से हंसा और कहा कि वो एक बेवकूफ है जो कि अब तक सच नहीं समझ पाया। उसने कहा कि उसके पिता की मौत किसी और ने नहीं बल्कि न्यूगिन ने अपने हाथों से ही की है। शैडो ने बताया कि वो कोई औषधि नहीं बल्कि एक जहरीला पौधा था जो धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है। न्यूगिन ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी किताब में लिखा था कि वो पौधा एक दवा है, पर शैडो ने मुस्कुराहट के साथ बोला कि उसने अपने जादू से किताब के शब्दों को बदल दिया था। असल में वो एक जहरीला पौधा था जो धीरे धीरे जान ले लेता है। यह सुनने के बाद न्यूगिन की दुनिया ही बिखर गई, पर शैडो की बातें यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा कि वो उसे झूठ बोल रहा था कि वो आई की रक्षा करता है। उसने कहा कि वो उसे झूठ बोल रहा था कि आयन एक राक्षस है, पर यहाँ पर अगर कोई राक्षस है तो वो सिर्फ न्यूगिन है। न्यूगिन इतना हैरान हो चुका था कि वो कुछ भी नहीं कह पाया। तभी शैडो ने कहा कि उसका असली प्लान न्यूगिन के पिता के शरीर को अपने कब्जे में लेना था। उसका इरादा इस दुनिया और राक्षसों की दुनिया के बीच एक रास्ता बनाने का था, जिससे कि वो यहाँ के इंसानों को उधर भेज सके। पर न्यूगिन के पिता ने कभी भी अपनी सुरक्षा कमजोर नहीं होने दी, इसलिए शैडो उनके करीब नहीं पहुंच पाया। इसलिए उसने एक ऐसे लड़के को टारगेट बनाया जो कि अपने दोस्त की भूख में अंधा हो चुका था, जो उसकी झूठी बातों को बिना सोचे समझे सच मान गया। शैडो ने उसका मजाक उड़ाया और उसने कहा कि न्यूगिन ने अपने ही हाथों से अपने पिता को मार दिया, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये सुनने के बाद न्यूगिन अंदर से बिखर गया। उसने जोर से चीखा जैसे कि उसका पूरा वजूद ही मिट चुका हो, और जैसे ही उसका मन कमजोर पड़ा शैडो धीरे धीरे उसके शरीर में समा गया। ये सब होता देख एन सिर्फ खड़ा खड़ा देख रहा था। उसके सामने एक काला धुआं सा फैल गया जो धीरे धीरे शांत होने लगा, और जब धुआं हटा तो उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो मुन नहीं था। आयन ने उसे देखा और गुस्से में पूछा कि आखिर तू है कौन। फिर वो डीमन अपना नाम बताता है, शैडो द एंटीसर। ये एक वी काउंट रैंक डीमन होता है। आयन उससे पूछते कि निगान कहाँ पर है। शैडो अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि यही तो यहाँ पर है। फिर वो हंसकर कहते हैं कि वो एक बेवकूफ था जिसे बस थोड़ी सी इमोशन मैनिपुलेट करके कंट्रोल करना कितना आसान था। आयन गुस्से से उस डीमन को देख रहा था जो कह रहा होता कि ये सब उसकी गलती है। फिर शैडो अपना प्लान बताता है। उसका इरादा पूरा विलेज को अपने कब्जे में करने का था और वहाँ की ह्यूमन को डीमन रिले में भेजने का। लेकिन जब आयन यहाँ पर आ गया तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और उसने खुद अपने हाथ से सब कुछ संभालना पड़ा। शैडो कहता है कि पिछले वाले क्रो डीमन से अलग जो आयन पर अटैक करने के लिए आया था, इसको ह्यूमन की कमजोरी पता है। उसे पूरा यकीन था कि आयन उस पर पूरी शिद्दत से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब होगा कि उसने निगान को भी मार दिया। फिर शैडो अपनी डार्क पावर से आयन पर अटैक करता है, पर आयन उसके अटैक से बच जाता है और एक बैरियर बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन शैडो एंटी स्पिरिट का यूज करता है और उस बैरियर को तोड़ देता है। वो आयन का मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि तुम मेरी पावर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। आयन फैसला करता है कि अपनी पूरी एनर्जी से एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाने में लगा देगा। लेकिन तभी शैडो कुछ और मोस्टर बुला लेते हैं जो कि विलेजर्स पर अटैक करने लगते हैं। आयन मजबूरन उन्हें बचाने के लिए वापस जाता है और एक और बैरियर बनाकर विलेजर्स से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन शैडो और भी मोस्टर्स बुला लेता है और बैरियर को तोड़ देता है। आयन अपने क्लोन्स को बनाकर मोस्टर से लड़ने लगता है, पर जब वो सबको बचाने में बिजी होता है तभी शैडो उस पर एक जोर का पंच मारता है और वो लगातार आयन को मारने लगता है। आयन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ निगान का ही मुस्कुराता चेहरा दिख रहा होता है। वो निगान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए सिर्फ डिफेंसिव स्किल का यूज करता और अटैक सहने लगता। लेकिन इसका मतलब था कि वो हिल भी नहीं सकता था और यूर्सला चिल्लाकर कहती कि इतने इमोशनल मत बनो, लड़ने पर ध्यान दो। पर आयन अब भी सोच रहा होता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जो कि निगान को
बिना नुकसान पहुंचाए शैडो को हरा सके। शैडो ये देखकर मजा लेने लगता है और वो हंसकर कहता है, बड़े आए हीरो बने, तुम्हें बस एक फैसला लेना है, या तो मुझे मारो या सबकी मौत देखो। पर आयन मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं एक इंसान की बलि देकर 100 लोगों की जान बचा सकता हूँ तो मैं भी उसी बेवकूफ निगान के जैसा ही हो जाऊंगा। फिर वो जोर से चिल्लाता है, निगान होश में आओ। पर शैडो फिर से हंसने लगता है। वो कहता है कि वो कब का चुप हो चुका है, तुम जितनी भी चीख लो वो वापस नहीं आएगा। शैडो एक बार फिर से आयन को पमेलिंग करने लगता है, पर आयन बिना रुके उसकी तरफ बढ़ता जाता है। उसके शरीर पर बहुत ही गहरी गहरी चोटें होती है, पर वो रुकता भी नहीं है। यूर्सला और बाकी सब चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करते, पर आयन उनकी बात नहीं सुनता और शैडो उसे आते देख घबराने लगता है। तभी आयन उसके कॉलर को गुस्से से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं निगान को भी बचाऊंगा और सभी को। और फिर एक जोर का हेडबट मारता है। शैडो का शरीर झटके से पीछे जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आयन जोर से निगान का नाम चिल्लाता है। उसकी आवाज सीधा निगान के कान के अंदर तक पहुंचती है, जहां वो अंधेरे में बैठा होता है, खुद को दोष दे रहा होता है। निगान अपनी आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर आयन फिर से कहता है, सोच तू अपने टेरिटोरी को इतना बचाना क्यों चाहता था। निगान बीते हुए वक्त के बारे में सोचने लगता है। उसके दिमाग में बचपन की यादें लौट आती है। वो हमेशा से अपने पिता की तरह बनना चाहता था, पर फिर उसे एहसास होता है कि उसके सपने के पीछे एक और गहरी वजह थी। वो सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की खुशी के लिए सब कुछ कर रहा था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। ये याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जितना वो सोचता है उतना ही उसे महसूस होता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसे लगता है कि उसकी गलतियों की कोई माफी नहीं है, पर साथ ही उसे ये भी समझ में आता है कि अगर अब वो सिर्फ बैठकर रोते ही रहा तो लोगों की जान जा सकती है। वो फैसला करता है कि अब और नहीं, जो गलतियां हो चुकी है उनको सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, आगे बढ़ना। धीरे धीरे वो अंधेरे से बाहर चलने लगता है। दूसरी तरफ शैडो अचानक से होश में आता है और तुरंत आयन से दूर हट जाता है और कहता है कि तुम चाहे जो कर लो, निगान को नहीं बचा सकते हो। फिर अपनी शैडो लिम्ब से आयन पर अटैक करता है दोबारा से, लेकिन अचानक उसका शरीर हिलना बंद हो जाता है। उसकी आंखों में डर आ जाता है। ये क्या हो रहा है। उसे महसूस होता है कि निगान अंदर से लड़ रहा है। शैडो चीखता है, बेकार है, जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ने वाला हूँ। पर निगान शांत आवाज में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी पर निगान अपने शरीर का कंट्रोल वापस ले लेता है। वो धीरे से मुस्कुराता है, आयन की तरफ देखता है और कहता है कि शुक्रिया मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए। फिर वो अपनी डैगर निकालता है और अपने ही दिल में घुसा देता है। आयन की आंखें फट जाती है और जोर से चिल्लाता है, निगान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उर्सला उसके सामने आ जाती है। रुको आयन। आयन उससे दूर हटने की कोशिश करता है, पर उर्सला सिर्फ उसे नीचे गिरते हुए निगान को देखती रहती है। उसकी कुर्बानी को बेकार मत जाने दो, वो धीरे से कहती है। निगान की जान धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही होती है। शैडो एक जोर से चीख मारता है, ये क्या कर दिया तुमने अपने आप को ही मार दिया। और तभी निगान और शैडो एक बार फिर से अपने मन के अंदर वापस मिलते हैं। निगान कहता है, मुझे हमेशा से पता था तू सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा खतरा है, पर फिर भी मैं तुझे अपना दोस्त मानता था। शैडो गुस्से से हंसता है और फिर बोलता है, शैडो गुस्से से हंसता है और फिर सच बोल देता है, दोस्त तू सिर्फ एक बेवकूफ है, तू बस मेरा खिलौना था यार, अब तू मरने वाला है अकेला। इतना कहकर शैडो उसका शरीर छोड़ देता है। वो एक छोटी सी फ्रोगरेट जैसा अजीब सा प्राणी बन जाता है और बिना किसी को दिखे वहां से निकलने लगता है। पर तभी एक तलवार सीधा उसके सिर के आर पार हो जाती है। आयन तुरंत निगान के पास दौड़ता है और यूरी की हीलिंग पावर का यूज करके उसके जख्म को भरने की कोशिश करता है, लेकिन वाउंड बंद नहीं हो रही होती है और एन निराश होने लगता है। तभी यूरी आगे आती है और निगुन को हील करना शुरू करती है। वो एन से कहती है कि उसके इमोशन जरूर निगुन तक पहुंचेंगे। दोनों बार बार निगुन का नाम लेकर उसे बुलाते और उनकी आवाज उस तक सच में पहुंच जाती है। न्यूगन की आंखें खुलती है और एन और यूरी उसे जोर से गले लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही न्यूगन अपनी हालत को समझता है वो दोनों को दूर धकेल देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया। उसके मुताबिक सब कुछ यही बेहतर होता कि अगर वो मर जाता, लेकिन आयन उससे कहता है कि वो किसी को मरने नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी गांव वाले भी वहां पर आ जाते और उनका लीडर न्यूगन से कहते हैं कि अगर वो मर गया तो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करेगा। उसे जीना होगा और लोगों का गुस्सा और दुख फेस करना होगा जिसे उसने हर्ट किया है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। न्यूगन ये सुनकर रियलाइज करता है कि उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका है। वो गांव वालों का धन्यवाद करते कि उन्होंने उसे एक बार फिर चांस दिया। यूरी उसके लिए खुश होती है, लेकिन तभी वो थकान की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। आयन तुरंत उसे पकड़ लेता है और एक पेड़ के नीचे लेकर जाता है, आराम करने के लिए रख देता है। वो धीरे से बोलता है कि अगर उसका सामना भी निगुन की जगह शैडो से होता तो उस से वो भी ऐसे ही बन जाता। फिर अचानक उसका गुस्सा फूट जाता है। वो चिल्लाता है कि ये डीमंस बेचारे और कमजोर इंसानों का फायदा उठाते हैं। वो कसम खाता है कि अब वो सभी डीमंस का विनाश करेगा। तभी यूर्सला और दूसरे लोग आयन की आंख से निकलते और यूरी का इलाज करने लगते हैं। पीना और एलिस देखते हैं कि शैडो अब भी जिंदा है। उसका शरीर आयन की तलवार की वजह से छेद हो गया है, लेकिन वो अपने आप को छोटी सी शक्ल में बदलकर भागने की कोशिश करता है। पीना तुरंत उसे एक बैरियर में सील कर देती है। उसके बाद वो आयन को बुलाती है। आयन शैडो से कहता है कि या तो सच बताए कि डीमंस उसे मारना क्यों चाहते थे या फिर उसका अंत तय है। शैडो एक शर्त रखता है कि अगर वो सच बता दे तो आयन उसे छोड़ देगा। आयन हाँ बोलता है। तभी शैडो कहते हैं कि किसी ने उसके खिलाफ एक ऑर्डर दिया है, और जैसे ही वो उस मास्टरमाइंड का नाम लेने वाला होता है, शैडो अचानक से जोर से फट जाता है। यूर्सला तुरंत समझ जाती कि एक प्रोटेक्शन स्पेल थी जो कि
मास्टरमाइंड की पहचान छुपाने के लिए लगाई गई थी। वो कहती है कि जो भी इसके पीछे वो बहुत ही तेज और समझदार है। उसके बाद एन गाँव वालों से विदा लेता है, लेकिन तभी न्यूगिन उससे एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसके बिना उनका इलाका जी नहीं पाएगा, इसलिए एन उनकी मदद करे। गाँव वाले भी हाथ जोड़कर एन से प्रार्थना करते हैं। एन हैरान होता है और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। जल्द ही वो वापस राजधानी में पहुंच जाता है, जहाँ पर राजा उससे मिलता है। राजा बताता है कि न्यूगिन ने अपनी मर्जी से गार्ड्स के सामने सरेंडर कर दिया। साथ ही उसने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाली, एन को रैक रीजन का एक नया लॉर्ड बना दिया जाए। एन ये सुनकर होश उड़ा देने वाला सरप्राइज फील करता है, लेकिन राजा बताता है कि वैसे भी उसे एक नोबल टाइटल या फिर लैंड देने वाला था, तो ये अब सबके लिए एक अच्छा डील है। कहानी अब नए मोड़ पर आ चुकी थी। अचानक सभी एन से चिपक जाते और उसे समझाने लगते कि ये अवसर उसे अपना लेना चाहिए। सब मिलकर उसकी मदद करेंगे ताकि उसे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एन इतनी सारी चीजों को एक साथ सोचकर परेशान हो जाता है, लेकिन आखिर में वो फैसला करता है वो नोबल टाइटल और जमीन दोनों को एक्सेप्ट करेगा। जल्दी एन के द्वारा शैडो को हराने की खबर चीना तक पहुंच चुकी होती है। वो अंदर से सच में हैरान होती है और सुकून भी महसूस करती है, क्योंकि एन एक शैडो जैसे वीक एनिमी को नहीं हरा पाता तो उसके प्लान्स बिगड़ जाते हैं। तभी एक नीचे दर्जे का डीमन लोना अपने ज़ॉम्बी पर सवार होकर वहाँ पर आता है। वो चीना से सीधा सवाल करता है कि तुम एन नाम के इंसान के पीछे इतनी पागल क्यों हो। चीना मुस्कुराती कि एन एक खास आई का मालिक है, लेकिन लोना अब भी उसे आम इंसान समझ रही होती। कोई इंसान इतना खास कैसे हो सकता है। चीना तभी गुस्से से कहती कि अगर वो आम इंसान होता तो फैल्को और शैडो को कैसे मार पाता। वो लोना को साफ कह देती कि मुझे एन को हराना है और ये काम तुम करने वाली हो, लेकिन लोना सीधा मना कर देती, मुझे इतने लो लेवल की मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी चीना उसके सामने एक ऑफर रखती है, तुम्हारे मिशन में सिर्फ एन को ही नहीं मारना होगा बल्कि एक वर्ल्ड ट्री स्पिरिट को भी पकड़ना होगा, क्योंकि एन खुद भी उसकी तलाश कर रहा होगा। तो लोना एक तीर से दो निशाने लगा सकती है। जैसे ही लोना वर्ल्ड ट्री का नाम सुनती है उसकी रुचि जग जाती है और वो तुरंत मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। उसका भरोसा है कि एक इलाइट डिमन होने के नाते वो किसी भी इंसान को हरा सकती है। वो अपने सर्वेंट को पोर्टल में कूदने का हुक्म देती है, लेकिन बेचारा सर्वेंट तो पहले ही मुर्दा होता है। लोना बिना किसी फिक्र के उसे वहाँ छोड़ती है और खुद पोर्टल में कूद जाती है। तभी इटना के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसने लोना को इस मिशन के लिए नहीं बल्कि एन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ ह्यूमन रिले में यूरी एक्साइटमेंट के साथ यन से पूछती है कि आज लंच में क्या खाओगे, मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगी। लेकिन एन जवाब नहीं दे पाता। तभी एलिस वहाँ पर आ जाती है। वो गंभीर तरीके से कहती है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है एन। जैसे ही पीना सीन पर आती है उसे लगता है कि एलिस भी अपने दिल की बात एन को बताने वाली है। क्या वो सभी कन्फेंस करेगी? यूरी भी एक्साइटेड हो जाती है, तो मुझे भी अपनी फीलिंग रखनी होगी। लेकिन एलिस के दिमाग में कुछ और ही होता है। वो कामली कहती है, मुझे अपनी बहनें देखनी है, उसके पास एक खास पावर होती है जो कि वर्ल्ड ट्री को ढूंढ सकती है। सब एक्साइटेड हो जाते, तो तुमने एक और वर्ल्ड ट्री ढूंढ लिया? लेकिन एलिस कहती है कि नहीं, किसी और ने मुझे इसका पता दिया है। एन को ये डिटेल्स ज्यादा मैटर नहीं करती। वो सीधा कहता है कि चलो अब उसे ढूंढने चलती है। और तभी एक अजीब सी आवाज आती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। एन हैरान हो जाता है। वो इस आवाज को पहचान नहीं पा रहा होता है, और सबसे बड़ी बात उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो आवाज कहाँ से आई। जैसे ही एन इधर उधर देख रहा होता है उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज सीधा बिस्तर से आ रही होती है। जैसे एन मुड़कर देखता है उसके होश उड़ जाते। बिस्तर पर एक अंधी पट्टी बंदी औरत सडकटली होती है। एन तुरंत चिल्लाता है, भाई साहब ये कौन है यार? और मुस्कुराकर यूरी और बाकी सभी को अपनी बहन कहकर बुलाती है। ये सुनकर यूरी एकदम उछल पड़ती है, किर्स दे दी और उस पर कूद जाती है। लेकिन जल्दी सभी को समझ में आता है कि ये बस एक इल्यूजन है, असली बॉडी नहीं। यूरी एकदम उदास हो जाती है, लेकिन एन अब तक पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता है। तभी पीना एक्सप्लेन करती है कि क्रिस वर्ल्ड ट्री स्पिरिट की दूसरी सबसे बड़ी बहन है। एन ये सुनकर हैरान हो जाता है, एक वर्ल्ड ट्री स्पिरिट खुद उसके पास आई। एन तुरंत अपना परिचय देता है, लेकिन क्रिस बिल्कुल उसके करीब आ जाती है। एन एकदम शर्मा जाता है और तभी एलिस इरिटेट होकर चिल्लाती है, दीदी सीधे पॉइंट पर आओ। क्रिच एक गहरी सांस लेती है और वो कहती है कि इस वक्त एक वर्ल्ड ट्री डिमन का निशाना बनी हूँ और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एन बिना सोचे समझे पूछते, तो मुझे बस अपना लोकेशन बताओ। लेकिन क्रिच कहती कि मुझे नहीं, ये संकट हमारी सबसे छोटी और प्यारी बहन माई पर आई है। वो समझाती कि माई का हिडन डंजन एक पूरा जंगल है, लेकिन उसके पास कोई भी गार्डियन नहीं है जो कि उसकी रक्षा कर सके। उसका पहला गार्डियन सालों पहले मर गया था जब कुछ लालची लोग वर्ल्ड ट्री की पावर चुराने आए थे। ये सुनकर एन के अंदर से गुस्सा धधक उठता है, लेकिन तभी क्रिच एक और चौंकाने वाली बात बताती है, मैं अभी माई की गार्डियन बनी हूँ। एन ये सुनकर हैरान हो जाता है, वर्ल्ड ट्री स्पिरिट तो अपने पेड़ से दूसरे पर नहीं जा सकती ना। पीना तभी क्लेरिफाई करती है कि जो 3 बड़ी बहनें हैं वो हाई लेवल स्पिरिट है, उनके पास थोड़ा आगे पीछे घूमने की आजादी है। एन को फाइनली समझ में आता है कि क्रिच अब तक माई की रक्षा क्यों कर रही थी, लेकिन अब जो डीमन आए वो उसे भी खींच रहा है। क्रिच उसकी बात सुनकर कंफर्म करती है, सही पकड़े हो, और यही उम्मीद थी यूरी की होने वाली पट्टी से। एन एकदम ब्लैंक हो जाता है, उसके कान सिर्फ एक शब्द पर अटके होते, फियांसे। और तभी क्रिच एकदम से इंस्टाग्राम रील वाले डांसर की तरह डांस करने लगती है। वैसे तुम्हारे सामने जो बॉडी है ना वो सिर्फ एक इल्यूजन है, मेरी असली बॉडी तो माई के पास है। पीना तुरंत सवाल करती, दीदी तुम अपनी स्पेशल पावर से उस डीमन को क्यों नहीं हरा देती? क्रिच एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है, मैं हरा सकती हूँ, लेकिन मेरी पावर इतनी डेंजरस है कि अगर मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूँ तो सिर्फ डीमन ही नहीं पूरा का पूरा जंगल ही उड़ा दूंगी। एंड तभी सोचता है, तो क्या फिर यही वजह की क्रिच हमेशा ब्लाइंड फोल्ड पहनती है? वो उससे पूछते है, तुम ब्लाइंड फोल्ड अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए पहनती हो या नहीं? क्रिच हल्की से मुस्कुराती है और साथ में कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। एन को समझ में आ जाता है कि अगर क्रिच बिना अपनी पूरी पावर को यूज की उस शैतान को नहीं हरा पा रही है तो वो
सच में बहुत ही डेंजरस होगा। वो तय कर लेते हैं कि किसी भी हालत में वर्ल्ड ट्री स्पिरिट को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। एन क्रिच को कहता है कि वो माइक को लेने जरूर आएगा और क्रिच उसको बताती है कि एलिस को माइक का ट्री पता है। जल्दी एन कर्स्ट फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर माइक का हिडन डंजन है। यूसला उसे बताती कि इस जंगल में कई तरह के श्राप लगे और जो भी इस पे फंस जाता है वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। एन अपने 1000 माइल आई और अप्राइजल स्किल का इस्तेमाल करता है माइक का लोकेशन ढूंढने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीना नोटिस करती कि अब तक कोई भी मॉन्स्टर या ट्रैप सामने नहीं आया। यूसला एन को बताती कि जंगल में मॉन्स्टर्स है लेकिन वो छुप रहे हैं क्योंकि एन उनके लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। एन को समझ में आता है कि अगर उसको मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ रहा है तो वो और चल सकता है। वो अपनी सुपर स्पीड स्किल का यूज करता है और माइक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक अजीब सी एनर्जी महसूस करता है और रुक जाता है। जंगल के बीच के हवा में एक स्वार्म ऑफ डिमोनिक बीस्ट उड़ती हुई दिखाई देती है जिसको एक शैतान हॉर्नेट कंट्रोल कर रही होती है। हॉर्नेट एन से कहती कि उसको मार डालेगी, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर बियर वहां पर आ जाता है। हॉर्नेट पहले अपनी बीस उस मॉन्स्टर पर छोड़ देती है और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा सब चबा जाती है। हॉर्नेट को पूरा यकीन होता है कि एन इतने सारे दुश्मनों के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसके पहले एन एक पल में गायब हो जाता है और पहली मोमेंट में उसके पीछे आकर उसके सीने में तलवार घुसा देता है। लेकिन ये उसको खत्म करने के लिए काफी नहीं होता है क्योंकि हॉर्नेट अपनी बॉडी से 20 में बदल लेती है और हवा में बिखर जाती है। वो एन से कहती है कि उसका असली शरीर कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। एन बस मुस्कुराता है और वो कहते हैं कि मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सभी शैतानों को मार डालूंगा। यूसला ने पहली 20 की वीक पॉइंट को समझ लेते और उनकी मदद से एन फायर बुलेट्स तूफान छोड़ देता है। हॉर्नेट ये देखकर घबरा जाती है और जान बचाने के लिए भागती है। उसको एक पोर्टल दिखाई देता है जो कि डेनोमिक रिलेम से खुल रहा होता है और वो तुरंत उसमें घुसने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल में एंटर करने जा रही होती है तभी उसके सामने से लोना बाहर आ जाती है। लोना देखती समझ जाती है कि हॉर्नेट भाग रही है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। हॉर्नेट उसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोना बिना कोई आवाज सुने उसे वहां से अटैक करके उड़ा देती है। फिर लोना का ध्यान एन पर पड़ता है, उसकी तरफ देखती है और अपने इंट्रोडक्शन देती है। वो डीमन रिलेम की एक ड्यूक है और उसकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि आसपास की हवा तक भारी हो जाती है, लेकिन एन उसके प्रेशर में 1 इंच भी नहीं हिलता। लोना एन की हिम्मत से इंप्रेस हो जाती है और वो मुस्कुराती है, मजा आएगा तुम्हें मारने में, वो कहती है। एन एक पल में लोना के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और तुरंत एक स्किल का यूज करके पावरफुल ड्रेन करने लगता है। लोना हैरान रह जाती, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कोई उसके साथ ऐसा भी कर सकता है, लेकिन रुकने वाला नहीं था एन। वो अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है और लोना को एक के बाद एक अटैक से तबाह करने लगता है। उसके पहले कि लोना कुछ समझ सके एन उसे हवा में उछाल देता है और फिर फुल फोर्स में जमीन पर दे मारता है, लेकिन लोना घबराती नहीं, बिल्कुल हंसने लगती है। बहुत दिनों के बाद इतना ताकतवर ओपोनेंट मिला था। वो तुरंत अपनी मैजिकल पिस्टल से निकालती है और एन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगती है। तुम मेरे स्पेशल अटैक से नहीं बच सकते हो, लोना चीख कर कहती है, लेकिन एन उसका जवाब सुनकर सिर्फ मुस्कुराता है और डॉज करने की वजह सीधा उसकी बुलेट्स को पैरी करता है और उन्हें वापस लोना की तरफ फेंक देता है। लोना एकदम शॉक्ड हो जाती, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एन की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा होती है। बुलेट सीधा उसके अंदर घुस जाती है और वो जोर से चीख उठती है। लोना विश्वास नहीं कर सकती कि वो इतनी कमजोर हो गई सिर्फ पावर ड्रेन की वजह से। वो भागने की कोशिश करती, लेकिन एन एक पल में उसके पीछे पहुंच जाता है और बिना किसी देरी के उसका सर धड़ से अलग कर देता है। सब कुछ 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। लोना अब भी समझ नहीं पाती कि ये सब कैसे हो गया, वो सिर्फ एक कटा हुआ सर बन चुकी थी। एन तभी उसे कामली समझाता है कि मैंने सिर्फ एक बार तुम्हारी पावर को ड्रेन नहीं की थी। हर बार जब एन ने उसको पंच मारा था तब उसकी पावर और भी ज्यादा ड्रेन हो रही थी और अब लोना एक नॉर्मल मॉन्स्टर से भी और ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लोना का चेहरा एकदम सूख जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो चीख पड़ती है, मैं डीमन रिलेम की लाइट हूँ और मैं हायरार्की के टॉप पर हूँ, लेकिन एन बस उसको कोल्ड स्ट्रेस देता है। गुस्से में लोना उसको कायर बोलती है और एक पोर्टल एक्टिवेट करके डीमन रिलेम की तरफ भाग जाती है। जाने से पहले वो कसम खाती कि अगले समय एन को वो जरूर मारेगी। एन तुरंत उसका पीछा करने वाला होता है, लेकिन उर्सुला उसे रोक लेती है। हमें पहले मैं और क्रिस तक पहुंचना होगा, वो कहती है। एन उसकी बात को मान लेता है और एक जल्दी मैजिकल बैरियर तक पहुंचता है जो कि मैक की लोकेशन को छुपा रहा होता है। एन सोचता है कि इसको तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो बैरियर अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है और एक बड़ा गेट उसके सामने खुल जाता है। एन गेट के अंदर जाता है और अंदर का सीन एकदम ही अलग होता है। एक पीसफुल और खुशियों से भरी जगह। यहाँ पर पहली क्रिच उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे यूरी एन को देखती वो दौड़कर उसे गले लगा लेती और फिर पीने के साथ एक सीक्रेट हैंडशेक करती है। एन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो मे के बारे में पूछता है। क्रिच हाथ से एक कोने की तरफ इशारा करती, वो भी अपनी आफ्टरनून नैप ले रही है। एन देखते कि एक छोटी सी बेबी में आराम से सो रही होती है। वो उसे जगाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे एन एकदम आगे बढ़ता है उसका पैर एक पतली सी सूख गई डाली पर पड़ जाती है और अचानक मै की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। एन परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि रोते हुए बेबी को कैसे चुप कराए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और माए और जोर से रोने लगती है। तभी यूरी बीच में आती है और माए तुरंत अपनी बड़ी बहन को पहचान लेती है। वो रुक जाती है और उसकी बाहों में चली जाती है। कहती है कि उसको यूरी की बहुत ही याद आ रही थी। फिर माए पीना और एलिस से मिलती है और अपनी बहनों को बताती है कि वो उनके वेलकम के लिए फ्लावर क्राउन्स बना रही थी, लेकिन बीच में सो गई, इसलिए वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुए। यूरी उसकी मदद करती है ताकि वो क्राउन कम्प्लीट हो सके। फिर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती कि अब हम सबके लिए और बना सकते हैं। थोड़ी देर के बाद
माई खुश हो जाती जब उसको अपना फ्लावर क्राउन मिलता है और यूरी उसकी तारीफ करते हुए कहती कि बहुत ही क्यूट लग रही है। ये सुनकर माई और भी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी उसकी नजर फिर से आयन पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। वो अपनी बहनों को वार्न करती है कि इससे दूर रहे क्योंकि ये वही डेंजरस इंसान है जो कि उस पर अटैक करने वाला था। यूरी उसको समझाती कि आयन बैड गाय नहीं है बल्कि उसने ही माई को बैड लोगों से बचाया था। माई उसकी बात मान लेती और आयन से माफी मांगती कि उसने बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। आयन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद माई का बिहेवियर अचानक बदल जाता है और वो आयन से डिमांड करती कि उसके सिर पर हाथ फेराए और उसको अपनी गोदी में बैठाए। ये बात सुनकर आयन मान लेता है और फिर माई उससे कहती कि उसको और भी ऊपर उठाए। आयन उसको और ऊपर उठाता है लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट कर लेता है और थोड़ा और ज्यादा ऊपर चला जाता है। वो सोचता है कि माई कहीं डर न जाए और सब लोग भी टेंशन में आ जाते कि कहीं वो फिर से रोने न लगे। लेकिन जैसे ही आयन सेफ्टली लैंड करता है माई जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि उसको बहुत ही मजा आया और डिक्लेयर करती है कि अब आयन का नाम भी उन लोगों की लिस्ट में आ गया जो उसको पसंद है। सब लोग रिलीफ्ड फील करते हैं क्योंकि अगर माई को आयन पसंद नहीं आता तो बहुत ही बड़ा हंगामा कर लेती। उसके बाद माई आयन से पूछती क्या उसके साथ चल सकती है। आयन क्रिच की तरफ देखता है और उसकी परमिशन लेने के लिए। क्रिच कहती है कि वो माई को अपने साथ लेकर जा सकती है जब तक वो वर्ल्ड ट्री की देखभाल करेगी। लेकिन आयन उससे पूछते क्या वो अपनी बहनों के साथ नहीं रहना चाहती है। क्रिच कहती है हाँ वो अपनी बहनों के साथ रहना चाहती है और आयन का शुक्रिया अदा करते कि उसने ये मौका दिया। आयन उसको अश्योर करता है कि वो माई के वर्ल्ड ट्री के इर्द गिर्द एक बैरियर बना देगा और वहाँ पर एक क्लोन भी रखेगा जो कि किसी भी अटैक की इन्फॉर्मेशन देगा। ये सुनकर क्रिच खुश हो जाती है और एक ट्री को समन करती है जिसमें उसका और माई का स्पिरिट कोर छुपा होता है ताकि आयन उसको ले सके। उसके बाद वो अपनी बहनों के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि अब वो हमेशा उसके लिए साथ रहेंगी। जब सब मिलकर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बीते हुए वक्त की यादें ताजा कर रहे होते हैं तभी यूर्सुला आयन के बैग पर हाथ रखकर उसको अप्रिशिएट करती है। वो कहती है कि उसने यूरी को उसके चारों बहनों से मिलवा दिया और अब सिर्फ 4 और बची है लेकिन इसको पूरा भरोसा है कि आयन उन्हें भी ढूंढ लेगा। आयन एक बार फिर अपनी ट्रेजिक बैक स्टोरी के बारे में बात करने लगता है कि ये कितनी बार हो चुका है, शायद से उसको खुद भी याद नहीं है। वो बताता है कि कैसे वो एक लूजर था जब तक कि उसकी मुलाकात यूरी से नहीं हुई। वो यूर्सुला से कहते हैं कि अब उसको लगता है कि उसकी लाइफ का एक पर्पस है यूरी और उसकी बहनों की खुशी की रक्षा करना। वो कहता है कि अब वो खुद पर प्राउड फील करता है और आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा जो कि उसको खुद पर गर्व महसूस करवाएगा। यूर्सुला को याद आता है कि जब उसने सबसे पहली बार आयन को देखा था तब वो एक पैथेटिक क्राउड था लेकिन अब उसने जो चेंज किया है वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहती। इसलिए वो सीधा उसको एक किक मार देती है और कहती है कि स्पिरिट्स कोर जल्द ही दे दे। आयन उसको कोर दे देता है और उर्सुला उसको अपनी आर्टिफिशियल आई में इंसर्ट कर देती है। इस वजह से उसको क्रिच का इविल आई और माई का ट्री क्रिएशन का पावर मिल जाता है। साथ ही उसकी आर्टिफिशियल आई की भी लेवल अप हो जाती है जिसकी वजह से वो और भी ऑरास को देख सकता है। क्रिच आगे बढ़ती है और उसको बताती है कि उसका इविल आई किसी भी चीज को अपनी नजर में फाइल्ड के अंदर एरेज कर सकता है। क्रिच आगे बढ़ती है और उसको बताती है कि उसका इविल आई किसी भी चीज को अपनी नजर के फील्ड के अंदर से इरेज कर सकता है लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा माना लगता है और इसके सीरियस साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए वो एडवाइस करती है कि बिना सोचे समझे इसको यूज ना करें। आयन थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि इसको अल्टीमेट मूव के तौर पर सेव करेगा। माई भी तुरंत आ जाती है और वो कहती है कि उसका पावर आयन को पेड़ कंट्रोल करने में मदद करेगा। डिमोन्स्ट्रेशन के लिए वो एक बड़ा सा पेड़ समन कर देती है और ये देखकर आयन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद उर्सुला आयन को बताती है कि अब वो ऑरा को देख सकता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ को बहुत ही बढ़ा सकती है। डीमन इसको कॉमनली यूज करते हैं और इसी वजह से पहले डीमन लोनो ने जल्दी से डिफीट हो गया क्योंकि उसने आयन को अंडर एस्टिमेट किया और अपनी ऑरा को एक्टिवेट नहीं की। यूर्सुला फिर एक और खुशखबरी देती है, आयन की सोड अब एंटी ऑरा से इंसेंट हो चुकी है जिससे अब वो डीमन के खिलाफ और भी इजीली लड़ सकेगा। थोड़ी देर के बाद आयन और सब लड़कियां नेगांस कासल पहुंचते हैं जो अब से उनका नया बेस होने वाला है। पहले दिन आयन डिसाइड करता है कि वो कैसल को अच्छी तरह से क्लीन करेगा। यूरी बहुत ही एक्साइटेड होती है हेल्प करने के लिए। पीना ऑलरेडी अनोयड लग रही होती है। एलिस अपना बेस्ट देना चाहती है ताकि वो आयन को इम्प्रेस कर सके। क्रिच पूरी रात पीने के बाद बेसुध पड़ी होती है। माई सीधा टंटरूम फेंक देती क्योंकि उसको सिर्फ खाना है, सफाई नहीं करनी। लेकिन एंड में आयन किसी भी तरह सभी को मना लेता है काम करने के लिए। फिर वो सबको टीम्स में डिवाइड कर देता है ताकि सब रूम जल्दी से कवर हो सके। एन और एलिस लाइब्रेरी को क्लीन करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर एन को उसकी पहली मुलाकात याद आने लगती है। दूसरी तरफ एलिस सोचती है कि अब जब वो दोनों अकेले हैं तो ये परफेक्ट मौका है अपनी फीलिंग कन्फेस करने का। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है एन उससे पूछते तुम्हें बुक्स पसंद है, पर बेचारी एलिस बुक्स का पार्ट सुन ही नहीं पाती और उसे ये समझ में आता है कि एन उससे अपने बारे में पूछ रहा है। एलिस हेजिटेट करती है और वो सोचती है कि अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करे। लेकिन तभी एन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनते ही एलिस एकदम शॉक्ड हो जाती है और इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि एन बुक्स की बात कर रहा था। उसके दिमाग में एकदम सुपर सैया मोड ऑन हो जाता
जाता है और वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है, सोचती है कि एन भी उससे प्यार करता है। जैसे ही एन उसको समझाने की कोशिश करता है, एक दौड़ती हुई किताब सीधा उसके मुंह पर लगती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। पीना किचन क्लीन करने का काम ले लेती है, लेकिन असल में वो सिर्फ इल्यूजन का काम करती है ताकि आगे सब कुछ साफ हो। लेकिन कीरो उसकी स्टिक को समझ आता है और उसको अच्छे से क्लीन करने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ यूरी और यूर्सुला बात को क्लीन कर रही होती है। यूर्सुला यूरी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्लिप हो जाती है और पिलर से जा टकरा जाती है। यूरी हंसने की वजह सीरियस हो जाती है और उससे कहती है कि वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव ना बने। वो कहती है कि उसको नए एक्सपीरियंस लेना बहुत ही पसंद है और अगर दोनों वो मिलकर मजा करे तो सबसे अच्छा होगा। यूरी फिर एडमिट करती है कि वो एन को खुश देखना चाहती है क्योंकि उससे उसको भी खुशी मिलती है। ये सुनने के बाद यूर्सुला डिसाइड करती है कि वो यूरी को सपोर्ट करेगी, चाहे सफाई हो या फिर कुछ और। क्रिच और माई स्टोर हाउस को क्लीन करने के लिए जाती है, लेकिन तभी माई एक कॉकरोच को ढूंढ लेती है और उसको पेट बनाने का प्लान बनाती है। क्रिच बग से डरती है और ऑलमोस्ट इविल एक्टिवेट कर देती है, लेकिन उससे पहले ही माई कॉकरोच को दूर फेंक देती है। उसके बाद माई एक क्लोज्ड बार ढूंढ लेती है और दोनों लड़कियां अपने नए आउटफिट्स को ट्राई करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एन अपना काम कंप्लीट करके सभी को देखने जाता है। तभी उसकी नजर सीधा यूरी पर पड़ती है, जो कि एक एलिगेंट ड्रेस पहनी हुई सीधा सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। आयन एकदम स्टैंड रह जाता है। यूरी उसे धीरे से हंसी दबाते हुए इसको समझाती है कि ये ड्रेस मैंने क्लोज से ढूंढी थी और फिर वो उसे डायरेक्टली पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। एन ब्लश कर जाता है और जल्दी से कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। यूरी खुश हो जाती है और बताती है कि उन्होंने क्रिच और माई को भी वेलकम करने के लिए छोटी सी पार्टी रखी है। वो एन का हाथ पकड़ती है, उसको पार्टी एरिया में ले जाती है। जैसे ही आयन अंदर जाता है, उसको एक नए सरप्राइज का सामना करना पड़ता है। सब लड़कियां नए सुंदर कपड़ों में तैयार हुई होती है और वो सिर्फ एक अकेला जूनिटर लग रहा होता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लड़कियों ने उसके लिए पहले से एक आउटफिट सिलेक्ट कर रखा था। जब आयन शर्माने लगता है तो यूर्सुला पैशंस को खो देती है और सीधा उसके कपड़े को फाड़ देती है ताकि वो नए कपड़े पहन सके। पार्टी के बीच यूरी सीधा एन का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर लेकर जाती है। एलिस इनसिक्योर फील करती है क्योंकि वो भी एन के साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन तब यूरी उसको नोटिस कर लेती है और उसको भी डांस ज्वाइन करने के लिए बुला लेती है। फिर वो अपनी बाकी बहनों को भी बुला लेती है और कीरो फ्लूट बजाने लगता है ताकि सब म्यूजिक के साथ एंजॉय कर सके। एक परफेक्ट मोमेंट। सब हंसी खुशी डांस करते हैं और जब पार्टी खत्म होती है, यूरी और एन बाहर जाकर सनसेट देखते हैं। यूरी सॉफ्टली कहती है, थैंक यू आयन, तुमने मेरी बहनें वापस दिलाई। आयन उसका हाथ मजबूती से पकड़ता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बाकी बहनों को भी ढूंढ निकाला, हम सब मिलकर एक बड़ी खुशी फैमिली बनेंगे। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।